कि आप क्या हैं। आप सिर्फ मुखिया नहीं हैं, आप इस समाज की नींव हैं। क्योंकि जब तक मुखिया सशक्त नहीं होगा, मुखिया जागरूक नहीं होगा, मुखिया अपने अधिकारों के बारे में और अधिकारों को लेने के लिए लड़ने की क्षमता नहीं रखेगा, तब तक हम एक मजबूत समाज नहीं बना सकते हैं। क्योंकि सरकार, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकारें हों, वो योजनाएं बना सकती हैं, लेकिन योजनाओं का क्रियान्वयन करना अधिकारी का काम है, लेकिन उन क्रियान्वयन पर निगरानी रखना मुखिया का काम है। इसलिए अगर आप लोग जागरूक नहीं होंगे, आप लोग अपने अधिकारों को प्राप्त करने की, लड़ने की क्षमता विकसित नहीं कर पाएंगे, तो ये हमारा समाज मजबूत नहीं होगा। इसलिए ये मैं कहता हूँ कि आप लोग समाज की नींव हैं। नींव मजबूत होगा तभी जिला मजबूत होगा, जिला मजबूत होगा तभी राज्य मजबूत होगा, राज्य मजबूत होगा तभी हमारा देश भी आगे बढ़ पाएगा और विकसित राष्ट्र हमारा भी बन पाएगा। इसलिए आप लोगों को ये बताने के लिए ये कार्यक्रम किया गया है कि आप समाज के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं और खासकर खाद्य आयोग के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। मैं बार बार ये कहता हूँ कि हम लोगों को मिलकर ये तय करना होगा कि हमको सिर्फ समस्या की चर्चा करनी है या हमको समाधान की ओर बढ़ना है। समस्या की चर्चा करना, समस्या है ये हम जानते हैं, समस्या नहीं होती तो आयोग हर जिले का भ्रमण नहीं कर रहा होता। लेकिन समस्या है ये सिर्फ स्वीकार कर लेने से समाधान नहीं निकलेगा। समाधान के लिए हम लोगों को मिल बैठकर प्रयास करना होगा। मैं एक बात हर बार कहता हूं, हर जिले में कहता हूं, यहां भी कह रहा हूं कि अधिकारी आज आपके जिले में हैं। मैं आज आयोग का अध्यक्ष हूं, कल नहीं रहूंगा। अधिकारी आज इस जिले में हैं, कल इस जिले में नहीं रहेंगे। इनका तबादला हो जाएगा, मेरे जगह दूसरे अध्यक्ष आ जाएंगे, लेकिन आपका तबादला नहीं होगा। आपके जगह कोई और नहीं आएगा। हो सकता है कोई और मुखिया आपके जगह आ जाए, लेकिन आप इस समाज से ही जुड़े रहेंगे। आपका समाज से ट्रांसफर नहीं हो सकता है। इसलिए अगर समाज खराब होता है, समाज को वो अधिकार नहीं मिल पाते हैं जो अधिकार उनको मिलने चाहिए या जिन अधिकारों की योजनाएं सरकार ने बनाई है, तो आप ये जानिए अगर आपका समाज खराब होगा तो आपका अपने समाज से जन्म जन्मांतर का संबंध है। आपकी सिर्फ ये पीढ़ी नहीं, आने वाली पीढ़ी भी आपको कोसेगी कि कैसा मुखिया जी आए थे कि उन्होंने हमको ऐसी स्थिति का प्रयास नहीं कर पाए जहां हमको खाद्यान्न मिल पाए। आंगनबाड़ी केंद्रों में सारी पोषाहार पर्याप्त मात्रा में मिल पाए, मध्याह्न भोजन पौष्टिक तरीके से मिल पाए। इस दिशा का प्रयास हम लोगों को करना होगा। ये जब मैं ये बात करता हूं तो आप लोगों को ये मन में ये बात आता होगा कि हम सारी योजनाओं की निगरानी कैसे कर सकते हैं। आप तो कह दिए कि हमको निगरानी करना है, लेकिन हम कैसे करें? हम अगर निगरानी करने जाते हैं तो पूछता है कि भाई तुमको कौन बोला, तुमको क्या अधिकार है। तो आप लोगों को जो सुबह मैंने डीएसओ से बात की तो डीएसओ ने ये जानकारी दी कि आपके पंचायत में निगरानी समिति, जिसको कहीं सतर्कता समिति भी कहते हैं, उसका गठन कर दिया गया है। क्या गठन कर दिया गया है? सतर्कता समिति का गठन हो गया है, निगरानी समिति का गठन हो गया है। हो गया है तो खुशी की बात है, क्योंकि पास में ही कल सरायकेला में कार्यक्रम था, वहां पर बताया गया मुखिया के द्वारा कि यहाँ निगरानी समिति का गठन नहीं किया गया है। इस मामले में हम अधिकारियों को बधाई देते हैं, वो साधुवाद के पात्र हैं कि निगरानी समिति का गठन भी हो गया है, आप लोगों को जानकारी भी है। अगर गठन हो गया है तो आप लोगों को निगरानी समिति में क्या अधिकार दिए गए हैं, उसकी बैठक कैसे बुलानी है, बैठक में क्या कुछ करना है, ये आपको बताया गया होगा। अगर नहीं बताया गया है या जानकारी नहीं है तो आयोग की तरफ से जो फाइल दी गई है उसमें आपको वो दस्तावेज दिए गए हैं जिसमें ये बताया गया है कि निगरानी समिति की बैठक कैसे करनी है, निगरानी समिति के पास क्या अधिकार हैं, आप कैसे कार्रवाई कर सकते हैं। ये तो हो गया निगरानी समिति की बात। अब हम बात करते हैं आपके सामाजिक दायित्व की। अगर मान लीजिए कि ईश्वर की कृपा से आप अपने बड़े बूढ़ों के आशीर्वाद से आज मुखिया हैं, जो मुखिया नहीं भी है उसका भी दायित्व है कि वो समाज के वंचित लोगों को अधिकार दिलाने का प्रयास करे। तो आपकी जिम्मेवारी दोगुनी हो जाती है, क्योंकि आप चुने हुए प्रतिनिधि हैं और आप उस पंचायत के सभी लोगों की अपेक्षाएं पूरी करने के लिए आपको चुना गया है।
मैं हर जगह कहता हूं और आपसे भी ये आग्रह करता हूं कि आपके पास विकास के फंड आएंगे, आपके पास राशि आएंगी कि आप योजना, विभिन्न तरह की योजनाओं का क्रियान्वयन करें। उसमें आपको सड़क बनाना है, पुलिया बनानी है, नाली बनानी है, आपको चबूतरे बनाने हैं, तमाम तरह के आपके विकास के लिए फंड आएंगे। वो कैसे खर्च करेंगे ये आपके विवेक पर है, आप अपने विवेक का इस्तेमाल करें। मेरा आप लोगों से हाथ जोड़कर आग्रह है कि एनएफएसए की जितनी योजना हैं इसको आप अपना धर्म मानिए कि ये मेरा धर्म है, क्योंकि आप लोग जितने लोग हैं उसमें अलग अलग धर्म के मानने वाले लोग होंगे, लेकिन मुझे जहाँ तक ज्ञान है और जानकारी है और मुझे लगता है आप लोग भी सहमत होंगे कि हर धर्म ये कहता है कि नर में ही नारायण बसते हैं, मतलब गरीबों में, वंचितों में, उनमें ही ईश्वर का वास होता है, गरीब में ही ईश्वर बसते हैं। तो एनएफएसए की जितनी योजनाएं हैं ये किन के लिए है? जो समाज में कमजोर हैं, जो वंचित हैं, जिनको उचित पोषाहार वो अपने संसाधन से जुटा नहीं सकते हैं, उनके लिए सरकार ने योजनाएं बनाई हैं कि उनको खाद्यान्न मिले, उनको पोषाहार मिले, उनको पौष्टिक आहार मिले। और गरीबों को अगर आप ये पहुंचा देते हैं तो मेरे बात पर यकीन करके देखिए, जितना पुण्य आपको मिलेगा, उतना पुण्य, जितने धार्मिक कृत्यों से आपको पुण्य मिलता है उतना ही पुण्य या उससे ज्यादा पुण्य आपको गरीबों की मदद करने से मिलेगा। मैं एक बात बार बार कहता हूं और कभी लोग अब मेरे हंसी भी उड़ाने लग गए हैं कि आपका ये डायलॉग हर जगह चलता है। ये डायलॉग इसलिए हर जगह चलता है क्योंकि इसी दो शब्द में आपके पूरे समाज की जो गतिविधि है वो सम्मिलित होती है। अब उसी दो शब्द में मुझे लगता है कि पूरे एनएफएसए का सार है। वो दो शब्द हैं आह और वाह। अगर आप किसी गरीब, किसी निरीह, किसी वंचित को मदद कर देते हैं तो उसके दिल से निकलती है वाह। वो वाह आपको सुनाई भले न दे, लेकिन वो इतना असर करता है, वो इतना आपको लाभ पहुंचाता है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप किसी मजबूर को, किसी वंचित को उसके अधिकार से उसको वंचित करते हैं या होता हुआ देखते हैं तो उसके दिल से निकलती है आह कि अरे देखो तुम हमको नहीं किया, अच्छा तुम्हारा देखते हैं क्या ऊपर वाला तुम्हारा हिसाब करेगा। तो इसी को कहते हैं आह। तो गरीबों के दिल से वाह निकाल कर देखिए आपको क्या सुकून मिलता है और कितनी शांति मिलती है। इसलिए ईश्वर ने आप लोगों को अवसर दिया है, आप इस चीज का लाभ उठाइए। और ये कार्यक्रम सिर्फ इसलिए नहीं है कि हम भाषण दें और आप सुने और आप चले जाएं। इस कार्यक्रम का लाभ तब मिलेगा जब आप जागरूक हो जाएं और अपने अधिकारों के लिए लड़ना शुरू करें। लड़ने का मतलब ये नहीं है कि अब लाठी डंडे लेके, हथियार लेके लड़ना शुरू कर दें। लड़ने का मतलब संवैधानिक तरीके से आपको अधिकार लेने की तरीके क्या हैं, प्रक्रिया क्या है, वो निर्धारित है। आपको अपने जिले में जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी हैं, एनएफएसए से संबंधित जितनी भी योजनाएं हैं उसमें अगर कोई गड़बड़ी पाई जाती है, उसमें जो योजनाओं में जो निर्धारित राशि है, मात्रा है, वो अगर नहीं मिलता है तो आप जिले में शिकायत करें। जिले में आपकी बात नहीं सुनी जाती है या जो समाधान दिया जाता है उससे आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप राज्य खाद्य आयोग को शिकायत करें। आप चुप न बैठे और सिर्फ आप ही शिकायत न करें, आप अपने पंचायत के सभी लोगों को इस बात के लिए प्रेरित करें कि शिकायत करें। मैंने कल भी सरायकेला में कहा कि आप अगर शिकायत करते हैं, आप अगर आवाज उठाते हैं, अगर वीडियो या कोई अधिकारी ये कहता है अरे वीडियो बहुत बोलता, मुखिया बहुत बोलता है, मुखिया को हर चीज में टांग अड़ाते रहता है, तो बोलने दीजिए। अधिकारी का काम है बोलना, वो आप तब तक बोलते रहिए जब तक आपको अधिकार न मिल जाए, तब तक लड़ते रहिए जब तक आपको अधिकार न मिल जाए। मैं एक बात बार बार कहता हूं कि अगर मुझे मुक्ति चाहिए तो हमारे धर्मों में कहा गया है, ग्रंथों में कहा गया है कि अगर हमको मुक्ति चाहिए इस शरीर से तो मुझे ही मरना होगा। दूसरे के मरने से मेरे शरीर को मुक्ति मेरी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी। तो उसी तरीके से अगर आपको अधिकार चाहिए तो आपको लड़ना होगा, आपके हिस्से की लड़ाई कोई और नहीं लड़ेगा। और इस व्यवस्था में अगर कमी है, मैं मानता हूं कमी है तभी हम इंसान हैं, कमी नहीं होता तो हम भगवान कहे जाते। कमी है
लेकिन कमी को हम दूर कैसे करें? मैं बार बार कहता हूं कि गलती करना अपराध नहीं है, गलती को स्वीकार न करके उसको सुधारने की कोशिश न करना अपराध है। गलती तो हम इंसान हैं, गलती हो सकती है, गलती हम हो गई, लेकिन उसको कैसे सुधारें? मैं बार बार कहता हूं कि जैसे अब से पहले आप लोग अगर आवाज नहीं उठाते थे, एनएफएस से संबंधित योजनाओं का लाभ अगर लोगों को नहीं मिलता था, आप चुप रहते थे, तो मैं ये मानता हूं कि आपको जानकारी का अभाव था, तो आप चुप थे। लेकिन आज के कार्यक्रम के बाद जब आपको सारी जानकारियां दे दी जा रही हैं, उसके बाद आप अगर चुप रहते हैं या आवाज नहीं उठाते हैं, तो मैं ये मानता हूं कि आप भी उतने ही दोषी कहे जाएंगे जितने अधिकारी दोषी होंगे। क्योंकि ये न्याय भी कहता है, ग्रंथ भी कहता है, इतिहास भी कहता है कि सिर्फ अपराध करने वाले अपराधी नहीं होते हैं, अपराध होता हुआ देखकर चुप रहने वाला भी उतना ही उस अपराध का दोषी माना जाता है जो चुप रह गया। इसलिए आप लोग इस अपराध में शामिल मत होइए। अगर गड़बड़ियां हो रही हैं तो आवाज उठाइए। सरकार योजनाएं बना सकती है, लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये कौन देखेगा? ये हम ही और आपको देखना होगा, क्योंकि अगर हम और आप नहीं देखेंगे तो समाज हमारा और आपका खराब होगा। ये समाज को बचाने की लड़ाई है, ये समाज को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने की लड़ाई है, ये समाज उस समाज जो वंचित है, जो मुख्य धारा से पीछे रह गया है, उसको अपने साथ लाने की लड़ाई है। और दूसरी बात मैं ये बार बार कहता हूं कि ये खाद्य सुरक्षा अधिनियम में आप लोग के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सर आप तो इतना लंबा लंबा भाषण दे रहे हैं, इतना सब कुछ बोल रहे हैं, राशन कार्ड बनाने जाते हैं, 6 महीना से घुमा देता है, साल भर से लटका देता है, राशन कार्ड बनता ही नहीं है। तो जब राशन कार्ड बनता नहीं है तो राशन मिलेगा कैसे? तो इसमें आप लोगों को एक जानकारी देना चाहूँगा, अगर जानकारी नहीं है तो मैं दे देता हूँ कि राशन कार्ड बनने की एक सीमा होती है कि इतने ही लोगों तक के राशन कार्ड बन सकते हैं। जब उतने लोगों के राशन कार्ड बन जाते हैं तो नए लोगों के राशन कार्ड बनाने में विलंब होता है या नहीं बन पाता है। तो अब आप सवाल करेंगे कि सर अगर राशन कार्ड नहीं बन पा रहा है या हम नहीं बनवा पा रहे हैं तो हम लोगों को राशन कैसे उपलब्ध कराएं? तो यहां पर आपको ये जानकारी देना चाहूंगा कि सरकार ने यह प्रावधान किया है या एनएफएसए के माध्यम से ही यह प्रावधान किया गया है, जिसको कहते हैं आकस्मिक खाद्यान्न कोष। ये आकस्मिक खाद्यान्न कोष क्या होता है? हर पंचायत को 10,000 रुपए की राशि उपलब्ध कराई जाती है। ये राशि इसलिए उपलब्ध कराई जाती है कि अगर जिसके पास राशन कार्ड नहीं है या अगर राशन कार्ड है भी और किन्हीं कारणों से उसको खाद्यान्न नहीं मिल पाया, राशन नहीं मिल पाया और उसको खाद्यान्न का संकट है, भोजन का संकट है, आपको लगता है कि ये भोजन के अभाव में मर सकता है, तो उसको तत्काल उस 10,000 रुपए की राशि से आपको अनाज खरीद कर और उसको भोजन उपलब्ध कराना है बाजार दर पर। बाजार से आप चावल खरीदिए 10 किलो और उपलब्ध कराइए। और उसके बाद ये अधिकारियों को भी निर्देश है कि ऐसे लोगों को जिनको आकस्मिक खाद्यान्न कोष से राशन उपलब्ध कराया गया है, खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया है, उनकी ट्रेसिंग की जाए, उनके बारे में उनको जल्द से जल्द राशन कार्ड उपलब्ध कराया जाए। लेकिन जब तक राशन कार्ड नहीं बनता है या वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो जाती है, तब तक उनको आप 10,000 रुपए की राशि से आप अनाज उपलब्ध करा सकते हैं। और ये 10,000 रुपए की वैसी राशि नहीं है जो कि खत्म हो जाती है। मतलब खत्म हो जाती है का मतलब मेरा ये है कि जैसे आप लोगों को कई फंड मिलते होंगे कि आपको इस मद में इतनी राशि मिलती है, साल भर में इतनी राशि मिली, इस राशि को खर्च कीजिएगा तो उसके बाद अगले साल आपको उस मद की राशि मिलेगी। लेकिन इस मद की राशि अगर 10,000 रुपये आप खर्च कर देते हैं और आप वीडियो साहब को खर्च किए गए राशि का विवरण देते हैं कि किसको दिया, उसकी पर्ची देते हैं, तमाम विवरण दे देते हैं, तो आपको फिर से 10,000 रुपये की राशि दे दी जाती है। मतलब इस योजना को इस दृष्टिकोण से बनाया गया है कि किसी भी परिस्थिति में कभी भी किसी का भी खाद्यान्न के अभाव में मौत ना हो पाए। और ये एक्ट एकमात्र ऐसा एक्ट है जो जहाँ तक मेरी जानकारी है कि जिसकी निगरानी सीधे सुप्रीम कोर्ट करता है कि ये एक्ट, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट इसलिए कर रहा है कि ये भोजन का अधिकार, राइट टू फूड कहते हैं हम इसको अंग्रेजी में, जिसका हिंदी रूपांतरण है भोजन का अधिकार। मतलब संविधान ये कहता है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश ये कहता है कि इस भारतवर्ष में हर व्यक्ति को भोजन का अधिकार उसका संवैधानिक अधिकार है।
तो अगर आप ये लागू करा पाते हैं तो आप हर व्यक्ति को उसके अधिकार दिलाने में आपका योगदान रहेगा और ये समाज आपकी वाहवाही करेगा। आपकी वाहवाही करे न करे, आपको अंदर से ये संतुष्टि मिलेगी कि मैं किसी गरीब के काम आ पाया। दूसरी चीज, एक महत्वपूर्ण बात बराबर आती है जो कई जिलों में आई कि डीलर की शिकायत, कि डीलर हर जगह मनमानी करता है, डीलर के खिलाफ तमाम शिकायतें आती हैं। मुझे मालूम है कि डीलर की अपनी समस्याएं हैं, डीलर की अपनी शिकायतें हैं, और डीलर भी हमारे भी समाज के भाई बंधु हैं, वो भी कोई बाहर के लोग नहीं हैं। उनकी समस्याओं के प्रति भी आयोग गंभीर है। उनकी समस्याओं का निदान कैसे हो, इस दिशा में भी आयोग प्रयास कर रहा है। इसलिए आयोग ने यह तय किया है कि जब हर जिले में मुखिया संवाद का कार्यक्रम खत्म हो जाएगा तो उसके बाद हम डीलरों से संवाद प्रारंभ करेंगे कि उनकी क्या समस्या है, उनका क्या समाधान है, उनके लिए आयोग कैसे राज्य सरकार को सलाह दे सकता है कि उनके लिए भी बेहतर स्थिति का निर्माण हो। उनकी शिकायत होती है कि उनको कमीशन पर्याप्त नहीं मिल रहा है और तमाम तरह की कमीशन समय पर नहीं मिलता है। उनकी दिक्कतें हैं, उनके प्रति आयोग की पूरी सहानुभूति है। ये कहते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि जब तक वो डीलर हैं तब तक उनको राज्य सरकार के जो नियम हैं, कायदे हैं, प्रावधान है, उसका पालन उनको करना होगा। डीलर से जो अमूमन शिकायत आती है या डीलर का जो तर्क होता है, कई बार जो लोग आयोग में शिकायत करते हैं उसमें लोग ये बताते हैं कि डीलर ये कहता है कि हमको जो कमीशन मिल रहा है वो पर्याप्त नहीं है, उससे मेरा पेट नहीं भरता है, उससे मेरा परिवार नहीं चल सकता है। इस तरह के तर्क आप लोगों को भी देते होंगे कि हम अनाज कम देंगे, नहीं कम देंगे तो हमारा घर परिवार कैसे चलेगा। एक तर्क ये आता है। दूसरा तर्क ये आता है डीलर का कि हमको पीछे से ही गोडाउन से अनाज कम दिया जाता है, जब हमको कम अनाज देगा तो हम कैसे बांटेंगे। तीसरा तर्क डीलरों का ये होता है कि इस महीने हमको अनाज काट कर दिया गया है, कम अनाज दिया गया है, तो हम कैसे बांटे। अब इस तीनों तर्क का आप जवाब सुन लीजिए और डीलर अगर ये तर्कों का सहारा अब से लेना शुरू करे तो उन तर्क के खिलाफ आपका जवाब क्या होना चाहिए। मैं आता हूं पहला तर्क नंबर 1 पर, जहां वो कहता है कि हमारा भरण पोषण नहीं संभव है, हमारा परिवार नहीं चल सकता है। तो अब उस डीलर से 2 सवाल पूछिए। पहला ये पूछिए कि डीलरी देने के लिए क्या सरकार आपके दरवाजे पर गई थी या आप सरकार से आवेदन किए थे हमको डीलर बनना है। जब आप डीलर बनने के लिए आपने आवेदन दिया था, आपको नहीं पोसा रहा है, आपका परिवार नहीं चल रहा, आप डीलरी छोड़ दीजिए। क्यों डीलरी कर रहे हैं, नंबर 1। दूसरा तर्क का जवाब यह है, पहले तर्क के दूसरे हिस्से का जवाब यह है, अगर मान लीजिए हम या आप कोई छोटा सा व्यापार शुरू करते हैं और व्यापार में नुकसान होने लग जाए और उस नुकसान की भरपाई के लिए हम आने जाने वाले लोगों की पॉकेटमारी कर ले और हमको पुलिस पकड़ ले और पुलिस को हम ये तर्क दें कि सर हम व्यापार कर रहे थे, हम धंधा कर रहे थे, हमको नुकसान हो गया इसलिए पॉकेटमारी कर रहे हैं, तो क्या पॉकेटमारी करते हुए पकड़े जाने के बाद पुलिस हमको छोड़ देगी कि हम अपने नुकसान की भरपाई के लिए हम पॉकेटमारी कर रहे थे। इसलिए डीलर को ये कहिए कि नुकसान हो रहा है तो तुम धंधा छोड़ दो। ये तर्क स्वीकार नहीं किया जा सकता है। आप जब तक डीलर हैं, जैसे आज मैं अध्यक्ष हूं तो मुझे अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करना होगा। मैं ये तर्क नहीं दे सकता हूं कि मुझे सरकार जो वेतन दे रही है मुझसे उससे मेरा घर नहीं चल रहा है इसलिए हम रिश्वत लेंगे। ये तर्क स्वीकार नहीं किया जा सकता है। अगर हमको नहीं हो रहा है तो हम अध्यक्ष का पद छोड़ दें, हम क्यों बने हुए हैं। इसलिए यह तर्क स्वीकार नहीं किया जा सकता है। दूसरा तर्क कि हमको पीछे से अनाज कम मिलता है। पीछे से अनाज कम मिलता है तो उस डीलर से पूछिए कि तुम 300 क्विंटल अगर मिलना है तो तुम 250 क्विंटल में साइन क्यों करते हो। तुम मत करो। तुम आयोग से शिकायत क्यों नहीं करते हो। तुम शिकायत इसलिए नहीं करते हो कि तुम अधिकारियों से मिले हुए हो, ये तुम लोग मिल के खेल करते हो। तुम अगर ईमानदारी से बांटना चाहते हो तो तुम डीलर भी आयोग के पास शिकायत कर सकता है और आप भी डीलर को कहिए कि अगर ऐसी स्थिति आती है, अगर पीछे से अनाज कम मिलता है तो वो आयोग के पास शिकायत करे। उन अधिकारियों के खिलाफ भी हम जांच करेंगे, कार्रवाई करेंगे। आयोग कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगा। तीसरा तर्क उनका जो ये होता है कि हमको अनाज इस महीने में कम मिला, तो इसमें आप लोगों को बताते हैं होता क्या है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि डीलर हर बार झूठ ही बोलता है, लेकिन
वो आधा सच बोलता है, पूरा सच नहीं बोलता है। होता क्या है कि जैसे मान लीजिए एक उदाहरण स्वरूप किसी डीलर को ये सितंबर का माह है, उसके पास जो लाभुक हैं, लाभुकों को 30 क्विंटल अनाज बांटा जाना है। सरकार ने 30 क्विंटल अनाज दे दिया, उसने 25 क्विंटल ही बांटा, उतने ही लाभुक उससे अनाज लेने के लिए आए, तो 5 क्विंटल उसके पास बच गया। तो अगले महीने में जब अक्टूबर में सरकार उसको अनाज देगी तो वो 5 क्विंटल जो उसके पास बचा हुआ है वो काट के देगी, तो 5 क्विंटल उसको कम दिया गया। इसी तरीके से जब महीने बढ़ते जाते हैं और जितना अनाज उसके पास सरप्लस बचा रहता है, सरकार उतने अनाज कम डीलर को देती है, और डीलर इसी कम दिए जाने को यह तर्क देता है कि हमको कम दिया गया। यह नहीं बताता है कि हमारे पास बचा हुआ था इसलिए कम दिया गया। इसलिए यह तर्क स्वीकार नहीं करना है कि हमको कम दिया गया। आप ये कहिए कम दिया गया तो स्टॉक रजिस्टर दिखाओ, पिछले महीने तुमको कितना मिला था और कितना बांटे, क्योंकि सरकार अनाज कम नहीं देती है। हाँ, ये शिकायतें आई हैं कि कई बार सरकार के स्तर से दिक्कतें होती है कि समय पर अनाज गोडाउन नहीं पहुंच पाता है, तो उसमें तो फिर डीलर का कोई दोष नहीं है। लेकिन आप आवाज उठाएंगे, उस बात की जांच होगी, तभी तो पता चलेगा कि दोषी कौन है। डीलर दोषी है, अधिकारी दोषी हैं, या हमारी व्यवस्था में कुछ कमियां हैं जिसको सुधारने की आवश्यकता है। इसलिए जब तक आवाज नहीं उठाई जाएगी तब तक चीजों पर चर्चा नहीं हो सकती है, उसका समाधान हम तलाश नहीं सकते हैं। दूसरी एक चीज आप लोगों के जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा कि आयोग ने पिछले साल 9 दिसंबर को अपने स्थापना दिवस मनाना शुरू किया है। पिछले साल से ही, पिछले साल आयोग ने जो राज्य भर के हर जिले में बेहतर काम करने वाले डीजीआरओ हैं, डीजीआरओ होते हैं जो जिले के पदेन एसी होते हैं, एडिशनल कलेक्टर होते हैं, उनको राज्य सरकार ने डीजीआरओ मतलब जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी नियुक्त किया है। जो बेहतर काम करने वाले डीजीआरओ थे उनको आयोग ने पिछले साल पुरस्कृत किया। आयोग ने पिछले साल ही घोषणा की थी कि हम राज्य भर के हर जिले के बेहतर काम करने वाले एनएफएसए को क्रियान्वित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले मुखिया को भी सम्मानित किया जाएगा। आपके जिले से भी हम फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड 3 मुखिया को 9 दिसंबर को सम्मानित करेंगे। और उसको सम्मानित कैसे किया जाएगा, क्या मापदंड होगा, वो कमोबेश वही है जो मैं बता रहा हूँ। वैसे लिखित तौर पर उपायुक्त को पत्र भेज दिया गया है, मापदंड बता दिए गए हैं, और वो जो पुरस्कार का चयन करने की जो प्रक्रिया है उसको भी हमने पारदर्शी रखने के लिए हमने ये किया है कि उसमें 5 लोग रहेंगे उस कमेटी में। जिले के डीजीआरओ उस सिलेक्शन कमेटी के पुरस्कार चयन समिति के अध्यक्ष होंगे, उनके साथ जिला जनसंपर्क पदाधिकारी एक मेंबर होंगे, और जिला ग्रामीण विकास पदाधिकारी, वो जिला वो पंचायती राज पदाधिकारी एक मेंबर होंगे। उसके अलावा 2 वैसे सामाजिक कार्यकर्ता जो राइट टू फूड, भोजन के अधिकार के संदर्भ में जो कार्यक्रम चलाते हैं या आंदोलन करते हैं या एक्टिविस्ट हैं, उन 2 सामाजिक कार्यकर्ता का मनोनयन उपायुक्त करेंगे, और वो कमेटी फिर बेहतर काम करने वाले मुखिया का चुनाव करेगा। और जिन मुखिया को सम्मानित किया जाएगा उस मुखिया की पूरी, उन्होंने क्या काम किया, किस वजह से उनको पुरस्कृत किया गया, उनके बारे में आयोग अपनी तरफ से टीवी माध्यम से, अखबार के माध्यम से हर जगह प्रचारित कराएगा, ताकि दूसरे जिले के लोग या आपके जिले के भी अन्य मुखिया आपसे प्रेरणा ले पाएं और ये जान पाएं कि इन्होंने क्या काम किया और बेहतर काम कैसे किया जा सकता है। दूसरी चीज, एक मुझे लग रहा है कि एक महत्वपूर्ण चीज है जो मुझसे छूट गया, कि अब जो मैंने ये कहा कि राशन कार्ड बनाने की एक सीमा है, तो आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा या आना चाहिए कि क्या हम नए लोगों का राशन कार्ड नहीं बना सकते हैं? हम बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमको आगे आना पड़ेगा। हमको मतलब आपको। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप लोगों के पंचायत में, सबके पंचायत में कमोबेश ये स्थिति होगी कि बड़ी मात्रा में लोग ऐसे होंगे
जो संपन्न हैं या समृद्ध हैं या वो अपने संसाधन से अपना राशन प्राप्त कर सकते हैं, खाद्यान्न प्राप्त कर सकते हैं, बावजूद इसके उनके पास राशन कार्ड है, उनका राशन कार्ड से अगर नाम हट जाएगा तो जो वंचित हैं, जो गरीब हैं, जो वाकई आहारता पूरी करते हैं, उनको जोड़ा जा सकता है। और इसको चिन्हित करने में अधिकारी से ज़्यादा आप लोगों की भूमिका है, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि अधिकारी हर पंचायत के हर व्यक्ति की जानकारी रखे, ये अपेक्षा करना मेरे लिए गलत होगा। लेकिन ये अपेक्षा आप लोगों से मुझे है, क्योंकि आप लोगों को अपने पंचायत के हर व्यक्ति के बारे में ये जानकारी होगी कि कौन आदमी समृद्ध है, किसके पास पक्का मकान है, किसके पास गाड़ी है, किसके पास इतनी ज़मीन है कि उसको राशन कार्ड की ज़रूरत नहीं है। आपको जो आयोग की तरफ से फाइल दिया गया है उसमें भी इस बात का उल्लेख है कि कौन कौन लोग आहारता रखते हैं, कौन आहारता नहीं रखते हैं। तो जो आहारता नहीं रखते हैं उन लोगों को पहले व्यक्तिगत आग्रह कीजिए, उनको रिक्वेस्ट कीजिए कि देखिए आप अपना नाम सरेंडर कर दीजिए, ताकि वंचित लोगों का, गरीब लोगों का नाम जोड़ा जा सके। अगर वो नहीं मानते हैं तो आप लिखित शिकायत कीजिए, आयोग को शिकायत कीजिए, अधिकारियों को शिकायत कीजिए। एक बात हर जगह से आई और जिस सुझाव से आयोग सहमत है कि सर हम नाम तो कटवा देंगे, लेकिन क्या इस बात की गारंटी आप देंगे कि हमारे ही पंचायत के लोगों का नाम जुड़े? अगर हमने 20 लोगों का नाम कटवाया अयोग्य लोगों को, या उन्होंने स्वेच्छा से नाम छोड़ दिया, तो क्या हमारे पंचायत के लोगों का नाम जुड़ जाएगा? अभी ये प्रावधान नहीं है। इस प्रावधान से आयोग, इस सुझाव से, इस सलाह से आयोग सहमत है, इसलिए आयोग इस संदर्भ में विभाग से पत्राचार करेगा। लेकिन मेरा ये कहना है जब तक ये प्रावधान नहीं बनता है तब तक, अगर मान लीजिए आपके पंचायत के लोगों को नहीं जुड़ा तो इसी राज्य के किसी का जुड़ेगा, जो एक गरीब होगा, जो वंचित होगा, जिसके पास सामर्थ्य नहीं है अपने संसाधन से खाद्यान्न प्राप्त करने का, उन लोगों का नाम जुड़ेगा। और एक सलाह और भी अन्य जिलों से आई कि सर जो नाम हम कटवाते हैं तो नाम जोड़ने में मुखिया की भूमिका हो, ग्राम सभा से जिनका नाम अनुमोदित किया जाए उन्हीं का ही नाम जोड़ा जाए। तो मैं इस सलाह से भी सहमत हूं और आयोग इस संदर्भ में भी विभाग से पत्राचार करेगा, क्योंकि तमाम जिलों में सम्मानित मुखिया लोगों ने ये कहा कि सर अगर हम नाम कटवाते हैं तो नाम कटवाएंगे हम, और जुड़ेगा किसका ये अधिकारी तय करेगा, तो हम प्रयास क्यों करें? तो इस बात से हम सहमत हैं, इस दिशा में आयोग प्रयास करेगा। जैसा मैंने कहा कि मेरे हिस्से की लड़ाई हम लड़ेंगे, आप अपने हिस्से की लड़ाई लड़िए। तभी मैं ये कहता हूं कि मुखिया और आयोग एक दूसरे का पूरक बन जाए, तभी NFSA अक्षरशः लागू हो पाएगा। हम अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं, आप अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं। हम और आप मिलकर एक और एक दो नहीं होंगे, हम और आप मिलकर एक और एक 11 हो जाएंगे। इसलिए आप लोगों को जागरूक करने आए हैं कि NFSA को लागू करने में आप लोगों की क्या भूमिका है और NFSA में योजनाएं क्या क्या हैं। केवल जन वितरण प्रणाली नहीं है, आंगनबाड़ी केंद्रों पर जितनी भी योजनाएं चलती है, मध्याह्न भोजन है, कुपोषण उपचार केंद्र है, आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग अपने पंचायत में संभव हो तो अपने फंड से, नहीं संभव हो तो जिले के उपायुक्त को आप पत्र लिखिए, जिले के उपायुक्त आपको मदद करेंगे। जिले के उपायुक्त अगर मदद नहीं कर पाते हैं, उनके पास फंड नहीं है, तो आप आयोग को लिखिए। आप लोगों से आग्रह ये है कि आप लोग हर पंचायत भवन के बाहर एक बड़ा सा होर्डिंग लगाइए, होर्डिंग में NFSA से संबंधित सारी योजनाओं की जानकारी लिखिए, ताकि हर आने जाने वाला लोग ये जान पाए कि NFSA में कौन कौन सी योजनाएं आती हैं, आंगनबाड़ी केंद्र में क्या मिलता है, कब मिलता है। जैसे मैंने DSC को कहा, आप लोगों को मीनू मिल गया होगा, मीनू को कॉपी बांट दी गई है, मीनू की कॉपी बांट दी गई है। अब आप लोगों की जिम्मेवारी ये है कि आप मीनू देखिए, स्कूलों में मीनू दीवार पर लिखा गया है कि नहीं ये देखिए। साथ साथ कभी कभी स्कूल जाकर ये देखिए कि जो मीनू लिखा गया है उस हिसाब से भोजन मिल रहा है कि नहीं। संभव हो तो जब कभी समय मिले, जब कभी आपकी इच्छा हो, बच्चों के साथ बैठकर उस भोजन का स्वाद चखिए कि ये खाने या लायक है या नहीं है। नहीं है तो आप शिकायत कीजिए, शिकायत जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी को कीजिए, वो नहीं सुनते हैं तो आयोग को कीजिए। आप लोग जब तक, और दूसरी एक सबसे महत्वपूर्ण विषय जो है, कुपोषण उपचार केंद्र हर जिले में है। इस जिले में 5 कुपोषण
कुपोषण उपचार केंद्र हैं। ये कुपोषण उपचार केंद्र क्या है? जो बच्चे पैदा होते हैं अगर वो कुपोषण के शिकार हैं, उनका वजन पर्याप्त नहीं है, उनको और कोई गंभीर बीमारी है, तो उसको चिन्हित करके उसको कुपोषण उपचार केंद्र तक पहुंचाना ये आप लोगों की जिम्मेवारी है। क्योंकि बड़ी संख्या में ऐसी शिकायतें आती हैं कि उसके अभिभावक, उसके माँ पिताजी अपने पारिवारिक कारणों से या जानकारी के अभाव में बच्चे को कुपोषण उपचार केंद्र नहीं लेके जाते हैं। तो उन लोगों को समझाना, ये अधिकारी हर एक व्यक्ति से संवाद नहीं कर सकता है। ये आप लोगों की जिम्मेवारी है कि अगर ऐसे बच्चे चिन्हित होते हैं, ऐसे बच्चे आपके पंचायत में दिखते हैं, तो उनके माँ बाप को ये बताइए कि सरकार की योजना है कि आप कुपोषण उपचार केंद्र में ले जाए। और आप लोगों को जो किट दिया गया है और अभी जो अधिकारी आप लोग को संबोधित करेंगे उसमें भी विस्तार से ये बात बताई जाएगी कि सिर्फ बच्चे का उपचार नहीं होता है, बच्चे का उपचार होता है, बच्चे को भोजन दिया जाता है, उसके साथ जो उसकी माँ जाती है, माँ को भी भोजन दिया जाता है। जो माँ अशिक्षित होती हैं उनको वहाँ पर लिटरेट करने का भी क्लास होता है, साथ साथ उसको भी 130 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से दिया जाता है। ये इसलिए दिया जाता है कि अगर वो कहीं को जीविकोपार्जन कर रहे हैं, कहीं कोई कमाई करते दिन भर की दिहाड़ी का नुकसान ना हो, इसलिए सरकार उसकी भरपाई के लिए 130 रुपये भी देती है। ये बातें आप लोगों को बताइए, क्योंकि कुपोषण अगर रहेगा तो हम कभी समृद्ध नहीं हो सकते हैं। और कुपोषण अगर होगा तो हमारी सिर्फ एक पीढ़ी नहीं, कई पीढ़ी हमारी खत्म हो जाएगी, कई पीढ़ी इससे इसका दंश झेलेगा और हम लोगों को कभी माफ नहीं करेगा। इसलिए आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग अपनी जिम्मेवारी समझिए, आयोग का सहयोग कीजिए। आयोग आपके सहयोग के लिए तैयार है। हम पुनः आप लोगों से क्षमा चाहते हैं कि मैं आज जल्द संबोधन करके आप लोगों से संवाद करने का मौका नहीं मिला, लेकिन मैडम आप लोगों के साथ रहेंगी, मैडम आप लोगों के सुझाव को सुनेंगी, आपकी सलाह को सुनेंगी। और अगर आप लोगों की कोई शिकायत हो तो आपके पास जो किट दिया गया है उसमें आयोग को व्हाट्सएप नंबर भी है। और अगर आप लिखित रूप से शिकायत लाई हैं तो आयोग के हमारे कर्मी हैं, अनिल सामने बैठे हैं, इनको आप लोग आवेदन दे सकते हैं। जय हिंद, जोहार, जय झारखंड। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज हमारे बीच आपने पूर्वी सिंहभूम जिला के सभी मुखियागण को पीडीएस के संबंध में जो जानकारी दी है, किस तरह से उनके द्वारा मॉनिटरिंग किया जाएगा, कैसे आंगनबाड़ी केंद्रों का बेहतर संचालन हो सके, कुपोषित बच्चों का कैसे सेंटर में बेहतर इलाज हो सके, मध्याह्न भोजन योजना का कैसे सुदृढ़ तरीके से संचालन हो सके, इसकी आपको जानकारी दी। मैं बताना चाहूँगा शहर जमशेदपुर जिला में कुल 231 पंचायत के मुखिया जी हैं और किसी भी जिले से सर यहाँ के मुखिया जी बहुत ज़्यादा जागरूक हैं सर, उन्हें योजनाओं की जानकारी है और आपके इस मार्गदर्शन में उम्मीद ही नहीं विश्वास है कि और बेहतर तरीके से योजनाओं का समन्वय एवं क्रियान्वयन कर सकेंगे। सर के निर्देशानुसार मुखिया जी लोग जो भी हैं आपको जानकारी होनी चाहिए। NFSA नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 जो भारत सरकार के द्वारा बनाया गया अधिनियम है, इसके तहत पूरे भारतवर्ष की 86% जनता को राइट टू फूड प्राप्त है, भोजन का अधिकार देने की गारंटी भारत सरकार देती है। NFSA के तहत 2 प्रकार के राशन कार्ड बनाए जाते हैं, एक PH कार्ड है, दूसरा अंत्योदय है। PH कार्ड के तहत आप सर निकलेंगे, PH कार्ड के तहत प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम खाद्यान्न दिए जाने का निःशुल्क प्रावधान है, 1 रुपया भी नहीं लेना है। जो भी मुखिया जी लोग हैं उनको शायद पता होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए कि दिसंबर तक 1 रुपया प्रति किलोग्राम लिया जाता था, बट अभी जो है मुफ्त में दिया जा रहा है। तो कहीं भी ऐसी शिकायतें नहीं आनी चाहिए कि राशन डीलर ने खाद्यान्न के एवज में पैसा लिया हो। 5 किलोग्राम खाद्यान्न दिया जाना है, जिसमें 4 किलोग्राम चावल और 1 किलोग्राम गेहूं। प्रत्येक महीना हर एक
व्यक्ति को जिनका राशन कार्ड बना हुआ है उन्हें दिया जाता है। अंत्योदय अन्न योजना के तहत 35 किलोग्राम राशन मिलता है। सबों को शायद जानकारी होनी चाहिए, 35 किलोग्राम राशन मिलता है, जिसमें 28 किलोग्राम चावल और 7 किलोग्राम गेहूं का दिया जाता है निःशुल्क, बिना कोई शुल्क लिए। कोई भी लाभुक अगर आपके पास शिकायत करता है, आप पंचायत के मुखिया हैं, आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि किसी भी लाभुक की ये शिकायत ना रहे कि राशन के बदले किसी डीलर ने उनसे पैसा लिया हो, या राशन कम मात्रा में दिया हो, या अंगूठा लगा लिया है ये पॉश मशीन में और राशन नहीं दिया है। 3 प्रकार की शिकायतें आती हैं, या तो पैसा लिया हो, राशन कम मात्रा में दिया हो, या अंगूठा लगा करके राशन ही नहीं दिया हो। तो ये तीनों शिकायतें आपको मॉनिटरिंग करनी है। शायद आप लोग वाकिफ़ हो गए, अवगत होंगे कि प्रत्येक राशन डीलर के दुकान के स्तर पर एक सतर्कता समिति का गठन किया गया है, और आपके पंचायत में भी एक सतर्कता समिति बनाई गई है जिसके अध्यक्ष मुखिया जी लोग होते हैं। तो हम उम्मीद रखते हैं आज की इस कार्यशाला के पश्चात कि आप सतर्कता समिति की बैठक जरूर बुलाएंगे पंचायत स्तर पर, ग्राम पंचायत में उसके सारे सदस्यों को बुलाइए और एक एक डीलर की मॉनिटरिंग जरूर करिए। स्थिति यह है कि एनएफएसए के तहत 16,68,000 व्यक्तियों की लिमिट यहाँ फिक्स है। जमशेदपुर जिला में कुल 16,68,661 16,68,661 व्यक्तियों की लिमिट फिक्स है। उतने को ही राशन मिलना है भारत सरकार के द्वारा। अब कुछ जो छूटे हुए लोग हैं उसको झारखंड सरकार ने झारखंड स्टेट फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति चावल दिए जाने का प्रावधान है, जिसको ग्रीन कार्ड बोलते हैं। आप लोग जानते होंगे ग्रीन कार्ड। अभी आप मुखिया जी लोग हैं, आपके यहाँ बहुत लोग आता होगा, बोलता हो कि हमारा अंत्योदय बना दीजिए, हमारा पीएच बना दीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ डायरेक्ट पीएच और अंत्योदय नहीं बनता है। ग्रीन कार्ड में आप अप्लाई करेंगे, जैसे जैसे वैकेंसी होगी अंत्योदय और पीएच में, वैसे वैसे ग्रीन कार्डधारी पीएच और अंत्योदय में शिफ्ट होंगे। अंत्योदय वैसे लोगों को दिया जाता है, अंत्योदय कार्ड जो एकदम ही शोषित वंचित तबका है, उनके लिए अंत्योदय कार्ड बना हुआ है। पीवीटीजी हो, एकदम निरीह व्यक्ति हो, जिनका कोई और आजीविका का कोई अतिरिक्त साधन नहीं है, वैसे लोगों का अंत्योदय कार्ड बनता है। डायरेक्ट अंत्योदय कार्ड अभी बनना बंद है, डायरेक्ट पीएच कार्ड बनना बंद है। अंत्योदय कार्ड के तहत ही आपको मालूम होगा पीवीटीजी, प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप, जो खड़िया, सबर, बिरहोर, कोरबा ऐसे लोग हैं, उनको 35 किलोग्राम अनाज उनके दरवाजे तक पहुंचाया जाता है, पैकेट बना करके निःशुल्क, बिना कोई शुल्क का उनके दरवाजे तक 35 किलोग्राम हर महीने पहुंचाया जाता है। आप वाकिफ होंगे। झारखंड सरकार के द्वारा 3 योजनाएं और चलाई जाती है आपूर्ति विभाग से संबंधित। एक आपका, आप लोग वाकिफ होंगे, मुख्यमंत्री दाल भात योजना। हर एक प्रखंड में एक सेंटर पे 5 रुपये में भरपेट खाना मुख्यमंत्री दाल भात योजना के तहत संचालित हो रहा है। मुखिया जी लोग, आप लोग अवगत होंगे, ये अक्सरहा प्रखंड मुख्यालय में महिला दीदी लोग चलाती है, महिला समूह की दीदी लोग चलाती है। 5 रुपया में दाल भात सब्जी, आपको पता होनी चाहिए। एक योजना चलती है सोना सोबरन धोती साड़ी योजना, आपको पता होगा, अगस्त महीने का अभी वितरण हो रहा है, जिसके तहत 10 रुपये में एक साड़ी, 10 रुपये में एक धोती या लुंगी, जिस हिसाब से लोग पहनते हैं उनको उनका वितरण किया जाना है। आप लोग प्रयास करें कि 100% डीलर के यहाँ से वितरित हो जाए धोती, लुंगी, साड़ी। एक और योजना चलती है झारखंड सरकार के द्वारा, आप लोग जानते होंगे, पेट्रोल सब्सिडी योजना, जिसके साथ झारखंड सरकार राशन कार्डधारियों को 250 रुपये की सब्सिडी हर महीने पेट्रोल में देती है। लेकिन इसमें शर्त यही है कि वाहन उनके नाम पे होना चाहिए। कार्डधारी में जो सदस्य हैं उनके नाम पे ही वाहन होना है, तभी उनके खाते में ये पेट्रोल सब्सिडी की राशि जाएगी। हमेशा याद रखें। सप्लाई डिपार्टमेंट, आपूर्ति विभाग के द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जाती है, मैं तो कहता हूं झारखंड सरकार और भारत सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं, जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाती हैं, पंचायत स्तर पर उसके बेहतर कार्यान्वयन और अनुश्रवण की जिम्मेवारी आप मुखिया जी की है। पंचायती राज व्यवस्था की आप रीढ़ हैं, रीढ़ स्तंभ हैं। आप समझिए, पंचायत के हेड हैं आप,
और इसके तहत आपको योजनाओं की जानकारी भी होनी चाहिए और उनका क्रियान्वयन हो रहा है या नहीं इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि पब्लिक आपके पास पंचायत भवन में आकर पूछेंगे कि मुखिया जी बताइए कि सर्वजन पेंशन योजना कैसे चल रहा है, फूलो झानो आशीर्वाद योजना का क्या उद्देश्य है, इसके तहत कैसे हम फॉर्म भरेंगे, मुख्यमंत्री पशुधन योजना कैसे हम क्रियान्वित करेंगे, अगर हमें मुद्रा योजना के तहत लोन लेना होगा तो क्या करेंगे, मध्याह्न भोजन के तहत हमारे बच्चे को खाना नहीं मिल रहा है तो हम क्या करें। तो ये जानकारी मुखिया जी आपको रखनी है। एनी हाउ आपका जब 2022 में इलेक्शन हुआ था उसके बाद हमको लगता है 3-4 बार तो प्रशिक्षण हो ही गया होगा इसके रिगार्डिंग। तो अब कोई मुखिया जी कम से कम इतना ब्लैंक शो ना करें कि हमको योजनाओं की जानकारी नहीं है, नहीं तो फिर ग्रामीण आपसे पूछेंगे कि 1 साल से ऊपर हो गया मुखिया जी, आपको जानकारी होनी चाहिए। और एक अनुरोध और होगा मुखिया जी लोग आपसे कि पंचायत भवन जरूर खोलें, 2 घंटा 4 घंटा जरूर पंचायत भवन में बैठें। इससे क्या होगा, पब्लिक के साथ, जनता के साथ, नागरिक के साथ आपका संपर्क बना रहेगा और ब्लॉक आने की उनको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब तो सारा काम प्रज्ञा केंद्र से होना है, ऑनलाइन वहीं से होना है। आपको फूलो झानो आशीर्वाद योजना के तहत लाभ लेना है, आप उसमें जाकर के ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिए। प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना का लाभ लेना है, आप जाकर के ऑनलाइन अप्लाई करिए। पेंशन का लाभ लेना है, सर्वजन पेंशन योजना का ऑनलाइन करना है, इवन राशन कार्ड बनाना है ऑनलाइन करना है। तो बेहतर होगा कि प्रज्ञा केंद्र तो आपका खुलता ही है प्रतिदिन, आप भी दैनिक रूप से वहां बैठें। आप मुखिया जी आप बैठेंगे तो आपके जितने मातहत हैं, कर्मचारी हैं, पंचायत सेवक हैं, रोजगार सेवक हैं, मेट है, सारे लोग वहां बैठेंगे। देखने में यही आता है कि आप पंचायत भवन आपका खुलता ही नहीं है क्योंकि आप नहीं बैठते हैं। आप जिस दिन बैठना शुरू कर देंगे पंचायत में, उस दिन आपका जो है सो पंचायत सुदृढ़ हो जाएगा। पंचायत में संसाधनों की कमी नहीं है, राशि की भी कमी नहीं है। नरेगा से लेकर के 15 फाइनेंस तक सारी योजनाएं आपकी पंचायत से चलनी है। तो ये आप नहीं कर सकते हैं कि पंचायत में बैठने के लिए जगह नहीं है, चेयर नहीं है, टेबल नहीं है, बिजली की भी व्यवस्था है। सिर्फ यही है कि आपको मन बनाना है कि वहाँ बैठना है। तो आप सुनिश्चित करें कि कम से कम, देखिए आप मान लीजिए किसी दिन ऐसा हो सकता है कि बीडीओ साहब यहाँ अपने ब्लॉक में नहीं बैठे हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। तो आपका कार्यालय आपका पंचायत भवन है, तो उसको सूना मत छोड़िए, उसको कम से कम ऑक्युपाइड रखिए, डेली उसमें बैठिए 4 घंटा 5 घंटा, सारी समस्याओं का समाधान वहीं से होना है। तो अनुरोध होगा कि पंचायत भवन जरूर बैठें उसमें। अभी देखिए 17 अक्टूबर से हमारा मतदाता सूची का पुनरीक्षण का काम खत्म हो गया, अब दावा आपत्ति का काम लिया जाएगा 17 अक्टूबर से लेकर के। तो आप लोगों से अनुरोध होगा कि वैसे नागरिक, वैसे आपके पंचायत के लोग जिनकी आयु 18 वर्ष पूरा होने वाला है 1 जनवरी 2024 को, 1 जनवरी 2024 को जिनकी आयु 18 वर्ष होने जा रही है, उनका फॉर्म 6 के माध्यम से मतदाता सूची में नाम अवश्य जुड़वाएं। मुखिया जी लोग, आपका यह दायित्व भी है और कर्तव्य है। चूंकि देखिए होगा क्या, 24 में जो है सो इलेक्शन होना है, लोकसभा का भी और विधानसभा का भी, और वही इलेक्शन फिर 4 साल के बाद आपका होना है। तो प्रयास करिए कि आपके भी इलेक्शन में जब मुखिया का और वार्ड मेंबर, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद का जब इलेक्शन हो तो उसमें अधिकतम मतदाता भाग ले सकें, और इसके लिए उनका मतदाता सूची में नाम जोड़ना अपरिहार्य है। तो अनुरोध होगा 17 तारीख से, ज़्यादा दिन है नहीं, 1 महीना है, 17 तारीख से जो भी मतदाता ऐसे छूटे हुए हैं उनका नाम अपने संबंधित बीएलओ के माध्यम से जरूर जुड़वाएं मतदाता सूची में। अगले साल आपके पास लोग शिकायत लेकर ना आए कि मुखिया जी हम वोट दे ही नहीं सकते हैं क्योंकि मेरा मतदाता सूची में नाम ही नहीं है। तो ऐसी नौबत ना आए, कोई ऐसा कहे नहीं आपके पास आकर के कि आपने मेरे लिए मेहनत नहीं की, आपने जानकारी नहीं दी। सारे जानकारी का खजाना आपके पास होना चाहिए। आपके पंचायत के लोगों को जानकारी आपके माध्यम से पहुंचेगी। आप वहां माध्यम है, आप एक कड़ी हैं, सरकार के बीच और जनता के बीच आप एक कड़ी हैं। उस कड़ी को टूटने नहीं दीजिए, संवाद को बरकरार रखिए। जो भी जानकारी आप हासिल करते हैं, अब तो आजकल कुछ भी है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, सब में जानकारी उपलब्ध है, गूगल सर्च करिए, सारा कुछ आपके यहाँ उपलब्ध है। हर आदमी के पास स्मार्टफोन नहीं है, लेकिन आपके पास स्मार्टफोन है, और स्मार्टफोन जो है ना, ज्ञान का भंडार है, खजाना है। तो जानकारी हासिल करिए, खाली ट्विटर और फेसबुक पे मत जुड़िए, जानकारी हासिल करिए, लोगों तक बताइए भी। आज देखिए जितना जानकारी रखिएगा ना, आपका उतना ही कद्र होगा पंचायत में। आप एकदम मान के चलिए, आपके पास जितनी अधिक जानकारी रहेगी वो मुखिया उतना ही सक्सेसफुल होता है अपने पंचायत में।
जानकारी नहीं रहेगा, पब्लिक को ज़्यादा जानकारी रहेगी तो आपके पास क्यों आएगा, सो बता दीजिए। वैसे भी आजकल लोग पदाधिकारी के पास जाना कम कर दिया, सब कुछ मोबाइल पे उपलब्ध है, वहीं से बैठे बैठे अपना जो है सब कुछ कर लेगा। तो बेहतर है कि लोगों से ज़्यादा जानकारी रखनी है आपको। ज़्यादा जानकारी रखेंगे तभी कद्र होगा, इज्जत होगा, आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा और अगले साल विजयी होने की संभावना भी बढ़ जाएगी कि हाँ हमारा मुखिया तेज तर्रार है, कुछ अलग सोचता है और पंचायत के मुखिया से कुछ अलग सोचता है, चलो इस बार फिर से इन्हीं को जितवाते हैं। तो उम्मीद हम करते हैं कि आप लोग जानकारी रखेंगे। ज्ञान का जो है ना कुछ मतलब सीमा नहीं है, लिमिटेशन नहीं है। जितना आपके पास ज्ञान का भंडार रहेगा ना उतना ही लोग जो होता है ना कि ज्ञान की पूजा होती है, विद्या की पूजा होती है। तो उम्मीद है आप लोग जानकारी रखेंगे और यहाँ पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने जो कुछ बताया है उसे हृदयंगम कर करके अपने पंचायतों में इन योजनाओं की मॉनिटरिंग करेंगे और एक लीडरशिप की भूमिका निभाएंगे। अब हम DSW मैडम को देते हैं मंच, अपनी बात, अपनी योजनाओं के विषय में, विभाग के बारे में क्या कुछ चल रहा है, कैसे उनका बेहतर क्रियान्वयन कर सके, अपने शब्दों से आपको रूबरू कराएंगे। धन्यवाद। राज्य खाद्य आयोग के माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य खाद्य आयोग की सदस्य महोदया, मंच पर उपस्थित जिला के पदाधिकारीगण, प्रखंड से आए हुए प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, हमारे सभी पंचायतों से आए हुए मुखियागण, आप सबों को नमस्कार, जोहार। मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि महिला बाल विकास और महिला बाल विकास विभाग के अंतर्गत जो भी योजनाएं संचालित हैं उसमें आज हम लोग बात कर रहे हैं कि जो भी योजनाएं राज्य खाद्य आयोग के तहत जिनकी सुनवाई होती है राज्य खाद्य आयोग करता है। वैसे आप सभी जानते हैं कि आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से बहुत सारी योजनाएं चलाई जाती हैं, लेकिन आज का हमारा मुख्य बिंदु यह है कि जो हमारा खाद्य आयोग से जो आच्छादित योजनाएं हैं उसमें सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि जैसा आप सबों को हम लोगों ने अभी डिस्ट्रीब्यूट कराया है कि आंगनबाड़ी केंद्र में जो बच्चों को मात्रा देनी है, यानी जो 3 से 6 वर्ष के बच्चे आंगनबाड़ी केंद्र में पढ़ने के लिए आते हैं, अनौपचारिक शिक्षा के लिए आते हैं, उनके लिए उनको किस मात्रा में पोषाहार दिया जाना है, ये आप सबों को हम लोगों ने एक मात्रा डिस्ट्रीब्यूट कराया है। तो आप सबों से अनुरोध होगा कि इसी मात्रा में बच्चों को लाभ मिले, ये आप अपने अपने पंचायत में कृपया इंश्योर कराने की कृपा करें। और दूसरा कि जो हमारा THR का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो उसके संबंध में भी आपको उसमें लिखा हुआ है, लेकिन मोटा मोटी ये बता दें कि जो हमारी जो गर्भवती महिलाएं, धात्री महिलाएं और जो हमारा 6 माह से 3 वर्ष का जो बच्चा होता है उसको घर ले जाने के लिए हम लोग राशन देते हैं, जिसको हम लोग टेक होम राशन कहते हैं, THR कहते हैं, जो कि महीने में एक बार बढ़ता है। और जो हमारे जो गर्भवती, धात्री और जो 6 माह से 3 वर्ष का बच्चा है उसको हम लोग 4 पैकेट देते हैं, और अगर उसमें कोई बच्चा अति कुपोषित है तो उसे 6 पैकेट दिया जाना है। इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत क्या है कि जब हम उनको पैकेट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो वो पैकेट एक ही दिन में घर में जाके और वो समाप्त हो जाता है, यानी कि 1 से 2 दिन में घर के सभी लोग उसको मिलके उसका कुछ बना लिए और खा लिए। इससे हमारा जो पर्पस है, जो सरकार का पर्पस है, वो सॉल्व नहीं हो रहा है। वो हमारा जो कुपोषण है उसके उपचार के लिए ये जो हमारा चल रहा है, महिलाओं में जो एनीमिया है, उसका समाधान नहीं हो पा रहा है। तो आप सभी जो भी हमारे पंचायत के मुखिया गण हैं, आप सबसे मेरा अनुरोध होगा कि वो जो निर्धारित मात्रा है कि हर पैकेट पे वो लिखा हुआ है कि एक महिला को कितना रोज खाना है, और उसके साथ हर 3 महीने पे एक चम्मच दिया जाता है जिस पर कि मात्रा अंकित है। उस चम्मच से उनको 25 दिन तक वो आहार लेना है, जबकि जब घर में सभी लोग खा ले रहे हैं तो उसका कोई उनका जो भी, आपको ये बता दें कि ये अतिरिक्त आहार है, यानी पूरक आहार है।
यानी ये भर पेट भोजन नहीं है। जो आपको जो 4 पैकेट आंगनबाड़ी केंद्र से दिया जा रहा है वो अतिरिक्त आहार है, यानी कि जो भी वो महिला जो दिन भर जो खाना खाती है उसको जो भी प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स की जो कमी होगी जिससे वो एनीमिक होती है, उसको कंप्लीट करने के लिए ये हम लोग पूरक आहार दे रहे हैं, ताकि अगर उसका रोज के खान पान में कोई कमी रह जाता है तो वो इससे पूरा हो जाए। और इसलिए ये जो मात्रा आपका निर्धारित किया गया है कि रोज उस महिला को 25 दिन तक उसी क्वांटिटी में खाना है। तो हम ये बताना चाहेंगे कि इसमें आप सबों के सहयोग के बिना हम लोग इस काम को नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि सभी जगह से यही आ रहा है। आप स्वयं भी अगर आप जाते हैं और देखेंगे कि 2 से 3 दिन में वो 4 पैकेट समाप्त हो जा रहा है और जो पर्पस है वो सॉल्व नहीं हो रहा है। जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे 6 माह से 3 वर्ष के, उनका भी यही है, उनको दूध में वो मिला के देना है या पानी के साथ देना है, लेकिन वो भी सभी लोग मिलके, घर के जितने भी मेंबर्स हैं सब उसका उपयोग कर ले रहे हैं, जिसके कारण हमारा ये जो कुपोषण है उसमें कोई कमी नहीं आ पा रही है। तो इसमें आप सबों के सहयोग की आवश्यकता होगी। दूसरा कि अगर आपको इनमें से कोई भी मात्रा आपको ऐसा लग रहा है कि कम वितरण हो रहा है तो आप जिला में वो शिकायत कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपकी सुनवाई नहीं होगी तो जैसा कि माननीय अध्यक्ष महोदय ने कहा कि आप जो है राज्य खाद्य आयोग को भी इसकी शिकायत कर सकते हैं। दूसरा एक हमारी और योजना है प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, जो कि ये राज्य खाद्य आयोग से संबंधित है और इसमें है, आप सभी जानते हैं ये योजना पहले से चल रही थी लेकिन उसमें कुछ सुधार किए गए हैं। अब ये 2 किस्तों में ये जाता है और ये जो पहली बार माँ बनती है उनको 5,000 रुपये की सहायता राशि दी जाती है पहली संतान के लिए। उसमें पहला किस्त जाता है 3,000 रुपये का और दूसरा किस्त जाता है 2,000 रुपये का। लेकिन ये जो किस्त है, पहला किस्त, ये शर्तों के साथ है। शर्तों के साथ इसका मतलब ये है कि हम लोग इसको जब वो महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसको 6 माह के अंदर आंगनबाड़ी केंद्र में उसका पहला ANC यानी कि एंटीनेटल चेकअप यानी उसका स्वास्थ्य जांच हो जाना चाहिए। अगर वो इस शर्त को पूरा नहीं करेगी और समय पे पंजीकरण उसको कराना है, 3 महीने के भीतर उसको पंजीकरण भी कराना है, अगर वो ये नहीं कराती है, शर्त को पूरा नहीं करती है तो उसको राशि नहीं दी जा सकेगी। दूसरा है कि जब उसको 2,000 की राशि तब मिलेगी जब बच्चे का जन्म हो जाएगा और बच्चे का 3 महीने में जो टीकाकरण है वो पूरा साइकिल कंप्लीट हो जाएगा, तब उसको 2,000 मिलेंगे। यानी कुल मिला के उसको 5,000 रुपये की सहायता राशि दी जाती है। इसके लिए पात्रता भी है कि जो भी हमारे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति समुदाय की महिलाएं उनको मिलेगा, पूर्ण दिव्यांग या आंशिक दिव्यांग हैं उनको मिलेगा, BPL राशन कार्ड होना चाहिए, आयुष्मान भारत के तहत जो कार्ड है वो होना चाहिए, या ई-श्रम कार्ड है तो मिलेगा, किसान सम्मान निधि से अगर योजना की कृषक महिलाएं हैं तो उनको भी मिलेगा, और 8 लाख से जो भी हमारे नीचे जिनका भी इनकम है उनको भी मिलेगा। कुल मिला के जो भी राज्य और केंद्र सरकार में जो काम कर रहे हैं, अगर वो किसी भी मातृत्व लाभ अगर किसी अन्य स्कीम से मिल रहा है तो उनको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा, बाकी सभी महिलाएं इसकी पात्र होंगी। तो इसके अलावा अभी सरकार ने इसमें एक सुधार किया है कि अब दूसरी संतान अगर हम उसको बेटी होती है तो उसको प्रोत्साहन देने के लिए एक साथ उसको 6,000 रुपये की राशि ट्रांसफर की जाएगी। मतलब हम जो है बेटियों को प्रोत्साहित करने के लिए ये इसको ऐड किया गया है। तो दूसरी संतान में उसको एक साथ 6,000, लेकिन शर्त वही है कि उसका समय से आंगनबाड़ी केंद्र में रजिस्ट्रेशन हुआ हो और समय से उसका बच्चे का जो टीकाकरण है और माँ का जो स्वास्थ्य जांच है वो सब आंगनबाड़ी केंद्र या निकटवर्ती स्वास्थ्य केंद्र में किया गया हो। बाकी जो हमारा यही 2 उससे भी सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है, इसके अलावा हम लोग बात करेंगे कुपोषण की, जो जैसा कि माननीय अध्यक्ष महोदय ने भी कहा कि कुपोषण एक बहुत ही गंभीर समस्या है और इसका निदान के लिए आप सब जैसा जानते हैं कि MTC केंद्र है, यानी मैल मैनेजमेंट ट्रीटमेंट सेंटर, कुपोषण उपचार केंद्र, जो कि हमारा बहरागोड़ा, घाटशिला, मूसाबनी, पोटका और टेलको में है। तो जब भी हम अभी आप सबको बताना चाहेंगे कि जो हमारा पोषण ट्रैकर ऐप है उसमें जैसे ही हम बच्चे का वजन लेते हैं और उसका हाइट लेते हैं
और जब उसमें जैसे ही डाला जाता है तो उससे पता चल जाता है कि बच्चा हमारा किस जोन में है, यानी कि बच्चा हमारा हरा में है। हरा मतलब बच्चा स्वस्थ है, पीला मतलब कि वो कुपोषित है, और जब हमारा बच्चा लाल है इसका मतलब है कि वो अति कुपोषित है। और जो हमारे लाल वाले बच्चे हैं उन्हीं को हम लोग एमटीसी सेंटर में ले जाते हैं। इसके अलावा अगर जन्म के समय बच्चा 2.5 kg से नीचे है तो हम लोग उसको कुपोषित मानते हैं। तो इसके लिए यह है कि आप सबों के सहयोग की आवश्यकता होगी। जैसे अगर किसी भी महिला का 3 बच्चा है तो और उसमें से एक बच्चा अगर कुपोषित है, तो जब हम लोग कुपोषित बच्चे को ले जाना चाहते हैं तो महिला के साथ वो समस्या है कि वो 2 बच्चों को कहाँ रखे। तो इसमें अगर हम लोग कुछ पंचायत के स्तर से प्रयास कर पाएँ कि वो 2 बच्चों को हम लोग समुदाय में किस प्रकार से रखें, क्योंकि वो महिला को 15 दिन के लिए वहाँ रखा जाता है एमटीसी सेंटर में उस बच्चे के साथ, और वो जो इलाज है वो बिल्कुल फ्री होता है। महिला भी अगर एनेमिक है तो उसका भी इलाज फ्री होता है, और अगर बच्चा है तो उसका भी इलाज फ्री होता है। साथ ही महिला का वेज लॉस ना हो, मतलब कि अगर उसका कोई आर्थिक नुकसान भी ना हो, इसलिए उसको 130 रुपये दिए जाते हैं, और साथ ही उसको खाना भी दिया जाता है वहाँ पर एमटीसी सेंटर में। साथ ही इलाज के बाद जब बच्चा घर जाता है उसके बाद उसको 4 फॉलोअप भी करना होता है। 15-15 दिन में उनको फॉलोअप करना है, ताकि अगर बच्चा का वजन बढ़ गया, बच्चा थोड़ा अच्छी स्थिति में आ गया, अगर वो छोड़ दिया गया तो फिर उसको 15 दिन में फॉलोअप करना है। फॉलोअप के लिए भी माँ को डेली का 130 रुपये दिया जाता है। और जो हमारी सहिया है उनको लेके जाना है एमटीसी केंद्र। तो इसके लिए जो संबंधित सेविका है वो आप अगर उनको गाइड कर दें कि आप जो है, और आप जो सहिया को भी गाइड कर दें कि जैसे ही सेविका बताए कि ये बच्चा कुपोषित है, सेविका को चिन्हित करना है और सहिया को लेकर जाना है। तो सेविका चिन्हित करके वो सहिया को दे, और आप अपने पंचायत में अगर ये इंश्योर कर लें कि सेविका पहले आपको रिपोर्ट करे, हम लोग भी अपने स्तर से ये सारा गाइडलाइन निकाल रहे हैं, वो आपको रिपोर्ट करे और सहिया के जरिए वो बच्चा जाए। सहिया को भी बच्चा को ले जाने के लिए 100 रुपये मिलता है एक बच्चा पर। तो मुख्य रूप से ये है कि अब हम लोग इसके बाद अगले 1 सप्ताह के बाद हम लोग एक कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है सामर। उसमें हम लोग समुदाय पे कैसे बच्चों का प्रबंधन करेंगे उस पर हम लोग बात करेंगे, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, और हम लोग देखेंगे कि हम लोग गांव में मतलब उनके घर में ही रख के, जैसे हमारा जो पीला जोन में बच्चा है उसको तो एमटीसी नहीं ले जा सकते हैं, तो अगर वो बच्चा जब पीला जोन में है अगर हम लोग उसको ध्यान नहीं देंगे तो वो लाल जोन में चला जाएगा, और पीला जोन के बच्चे को अगर हम लोग समय पे ध्यान देंगे तो वो हरा जोन में चला जाएगा। यानी वो बाउंड्री लाइन पे है, वो हमारे ऊपर है, हम सबों के ऊपर है कि हम उसके ऊपर कितना ध्यान देंगे कि वो लाल में जाएगा या बच्चा हरा में जाएगा। तो हम लोग इस पर भी 1 सप्ताह के बाद पूरा हम लोग प्रयास करेंगे आपके सहयोग से कि हम लोग समुदाय स्तर पे किस तरह से बच्चों का प्रबंधन करें। आप सबों से एक विनम्र निवेदन होगा कि आप सब जब भी अपने सेविका का मीटिंग बुलाएं तो जरूर पूछें कि आपके पंचायत में कितने बच्चे लाल में हैं, कितने बच्चे हरे में हैं और कितना बच्चा पीला में है। हरा मतलब ये खुशी की बात है कि हमारा बच्चा स्वस्थ है, पीला में है मतलब बच्चा खतरे की ओर जा रहा है, और लाल मतलब बच्चा खतरे की स्थिति में है। तो जब आप लोग उन सभी का रिव्यू करना शुरू करेंगे, उनसे पूछना शुरू करेंगे कि बताइए हमारे पंचायत में बच्चों का स्टेटस क्या है, तो वो आपके भी संज्ञान में रहेगा, और उन बच्चों के लिए उपचार के लिए क्या किया गया ये भी आपके संज्ञान में रहेगा। और आपसे अगर कुछ आपके पंचायत स्तर पे कोई समाधान निकल पाएगा तो भी आप करेंगे, तो ये इससे हमारा हर पंचायत में ये जो कुपोषण की समस्या है उससे हम लोग लड़ पाएंगे। तो आप सबों से ये इसके अलावा है कि चाहेंगे कि सभी सेविकाओं को, क्योंकि सभी एक तरह का काम नहीं करते हैं, तो कुछ लोग बहुत अच्छा काम करते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो कि उतना बच्चों के ग्रोथ मॉनिटरिंग पे ध्यान नहीं देते हैं। तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट होगा कि सभी सेविकाओं को बुलाकर और मतलब अपने पंचायत की सभी से कि आपने वजन क्यों नहीं लिया, आपको क्या दिक्कत है बच्चों का वजन लेने में, बच्चों का हाइट लेने में। सभी को लगभग मशीन उपलब्ध करा दी गई है। कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि हमारा वजन मशीन खराब है, उनको हम लोग नया देने जा रहे हैं।
तो आप अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी समस्या हैं जो हमारे स्तर पर निदान होगा, तो कृपया हम लोगों को जरूर बताएं, क्योंकि जो कुपोषण और माँ में जो एनीमिया है या महिलाओं में जो एनीमिया है वो एक गंभीर समस्या है, और जिस पर आपके सहयोग के बिना हम लोग कुछ भी करने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। पुनः आपसे सहयोग की अपेक्षा के साथ धन्यवाद। अब जिला शिक्षा अधीक्षक मैडम हैं, अपनी बात रखेंगी आपके सामने। आइए मैडम। मंचासीन राज्य खाद्य आयोग से आए हुए चेयरमैन सर, मैम, एडीएम सर, डीएसडब्ल्यू मैम, डीपीआरओ सर, एडीएसएस मैम, एंड ब्लॉक से आए हुए ब्लॉक के पदाधिकारीगण, सभी मुखियागण, आप सभी को मेरा जोहार। मैं जिला शिक्षा अधीक्षक निशु कुमारी। मेरा मुख्य कार्य है मध्याह्न भोजन योजना का संचालन करना और जिले में आरटी का नियम का फील्ड पे लाना। तो एमडीएम में आप सभी को पता है, हमने कई बार आपके साथ संवाद किया है और आप लोग आए भी हैं। तो जैसा कि मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि आप सभी की हमें ज़रूरत है ये देखने के लिए कि मध्याह्न भोजन योजना पूर्ण रूपेण संचालित है या नहीं। अभी पिछले साल ही नया मेन्यू आया है, नए मेन्यू कॉपी आप सभी के हाथों में दी गई है। अभी उस मेन्यू के अनुसार हर एक विद्यालय की दीवार पे मेन्यू लिखा गया है, लेकिन आपके पास भी एक कॉपी दी गई है। तो समय समय पर जाएं और क्वालिटी की जांच करें, और क्वालिटी जो कि हमें प्राप्त भी होता है मेरे कार्यालय में, कुछ अगर कहीं पे क्वालिटी ख़राब है या फिर मेन्यू का पालन नहीं किया जा रहा है। तो बोडाम में एक विद्यालय है जो मैं डायरेक्टली गई थी एक बार, वहाँ पे मेन्यू के अकॉर्डिंग खाना नहीं बन रहा था। ये समस्या आई थी और ये बीओ के द्वारा मुझे रिपोर्ट किया गया था। मैं दूसरे दिन ही गई वहाँ पे। हो सकता है आपके तरफ से भी कोई यदि ऐसा शिकायत किया जाए, हो सकता है मैं दूसरे दिन नहीं पहुँचूँ, लेकिन मैं अपने किसी अधीनस्थ अधिकारी को ज़रूर भेजूँगी वहाँ पे। तो कोई भी ऐसी समस्या जो मध्याह्न भोजन योजना से हो, आप जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय में भेज सकते हैं, और उससे पूर्व जो है आप प्रखंड में प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी के पास भी कंप्लेन कर सकते हैं। जहाँ तक रही रसोइयों की बात, रसोइयों को का ये कंप्लेन था लास्ट मंथ तक कि उनको मानदेय समय पर नहीं मिलता है। अब इसमें समस्या ये है हमारे तरफ से कि फंड फ्लो नहीं है। सेंटर और स्टेट का शेयर जब मिलता है उसके बाद राज्य में आता है, जिले में आता है, उसके बाद हम लोग उसको दे देते हैं। लेकिन हमारे पास एक भी फंड अभी हमारे पास शेष नहीं है। जो कुछ भी आया है रसोइयों का वो जुलाई माह तक हम लोग पेमेंट कर चुके हैं। अगस्त और सितंबर अभी आने वाला है, तो ये समस्या रहेगी। उसके बाद छोड़कर कोई भी समस्या हो, 1620 विद्यालय में मध्याह्न भोजन योजना संचालित है, आप उससे कंप्लेन कर सकते हैं। रेस्ट शिक्षा के क्वालिटी में भी, या टीचर से कोई टीचर अगर अनुपस्थित पाए जा रहे हैं विद्यालय में, छात्र की उपस्थिति कम है, ये सभी में हम लोग को मिलकर काम करना है। आप लोग यदि चाहते हैं कि आपके पंचायत में कोई ऐसा विद्यालय है जहाँ का शिक्षा का स्तर कम हो रहा है, शिक्षक वहाँ नहीं पहुँच रहे हैं समय पर, लेसन प्लान नहीं बना रहे हैं, ये किसी भी प्रकार की समस्या हो, आप हमें बता सकते हैं। अगर आप फ़ोन नंबर से कांटेक्ट करते हैं मुझे फ़ोन नंबर पे, तो भी मैं आ जाऊंगी वहाँ पे। तो यही बोल के मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ कि जिला शिक्षा कार्यालय आपका सहयोग अपेक्षित करता है, और हम सभी मिलकर शिक्षा विभाग को और आगे ले जाएंगे। धन्यवाद। अब एडीएसएस हैं जमशेदपुर, उनके विभाग के द्वारा संचालित योजनाएं, स्कीम्स के विषय में जानकारी देंगे।
झारखंड राज्य खाद्य आयोग से माननीय सदस्य आई हुए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय ने आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताई, क्या आपके कर्तव्य हैं होने चाहिए। माननीय सदस्य को अब हम लोग सुने। पहली बार झारखंड आयोग की टीम जमशेदपुर आई है, तो हम लोग एक करतल ध्वनि के साथ माननीय सदस्य का स्वागत करें कम से कम। अभी आप लोग डीएससी मैडम का नंबर मांग रहे थे क्या? मैडम आप आ करके यहाँ मंच से और सभी लोगों को अपना नंबर लिखवाइए, आके लिखवाइए पहले। आप बाद में बात कर लीजिएगा, पहले नंबर दे दीजिए। uh, 95341 28561। ये डीएसी कार्यालय का नंबर है। आप 10 बजे से 5 बजे तक फ़ोन कर सकते हैं। पर्सनल नंबर आप दीजिए। पर्सनल नंबर में बहुत कॉल आता है। नहीं, मैम रात में भी फ़ोन आने लगते हैं, ये दिक्कत है हमारे को। अब जैसा लिखिए 7979 084 738। थैंक यू। अभी आप लोग मैडम का जो पर्सनल नंबर लिए हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट होगा कि इसको मिस यूज मत कीजिएगा, क्योंकि मैडम जब अपना पर्सनल नंबर नहीं दे रही थी तो मुझे लगा कि पता नहीं क्यों नहीं देना चाह रही है। तो वो जब बताई कि लोग इसका मिसयूज भी करने लगते हैं, तो प्लीज़ आप लोगों से आग्रह है कि आप उस नंबर का मिसयूज मत कीजिएगा। अभी विभिन्न विभागों के द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उनके बारे में विस्तार पूर्वक बताया, लेकिन पीएसओ साहब ने विस्तार से बताते बताते इतना ज़्यादा विस्तार बता दिया कि जो हमारे खाद्य सुरक्षा अधिनियम में जो योजना नहीं है उनके बारे में भी बता दिया। तो जैसे मैं इसलिए इस मंच से कहना चाहती हूँ कि कभी ऐसा ना हो कि उसमें किसी तरह का प्रॉब्लम हो और आप लोग उससे रिलेटेड योजना के बारे में खाद्य आयोग को अपनी शिकायत भेजना शुरू कर दें, और कल कहेंगे कि जब खाद्य आयोग की टीम आई थी तो डीएसओ साहब ने इस योजना के बारे में भी जानकारी दी थी। तो मैं आप लोगों के इस मंच से बता देना चाहती हूँ कि जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम में ये धोती साड़ी योजना, दाल भात योजना, पेट्रोल योजना हमारे खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत नहीं आता है, ये अलग योजना है। आप इसके बारे में दूसरे मंच पर अपनी शिकायत कर सकते हैं, लेकिन राज्य खाद्य आयोग इस विषय पर अपनी कोई सुनवाई नहीं कर सकता है, क्योंकि उसे इसकी जिम्मेवारी नहीं है। अभी जो विभिन्न जिला में राज्य खाद्य आयोग के द्वारा प्रत्येक जिला के मुखियाओं के साथ सीधा संवाद करने का मकसद आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि लोग अक्सर ये समझते हैं कि राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम का मतलब होता है कि जो पीडीएस से जो खाद्यान्न मिलता है बस वही योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में आती है, क्योंकि अक्सर ज़्यादातर शिकायतें पीडीएस से रिलेटेड होता है। लेकिन अभी हमारे अध्यक्ष महोदय के तरफ से आप लोगों ने सुन लिया कि इसमें आंगनबाड़ी की 2 योजनाएं जो कि विस्तार पूर्वक अभी डीएसडब्ल्यू मैडम ने आप लोगों को बताई कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना और जो गर्भवती महिला, धात्री महिला को मिलने वाली जो पोषाहार है, 0 से 6 साल तक के बच्चे को जो मिलता है पौष्टिक आहार, उसके बारे में अभी मैडम कह रही थी कि जो मीठी दलिया और नमकीन दलिया के रूप में जो रेडी टू ईट जो पैकेट मिलता है, तो वो
महिलाएं अपने पूरे परिवार के साथ बांटकर खाती है, जिससे उसका जो फायदा मिलता है वो नहीं पूरा भरपूर मिल पाता है। अब मैं इसे ऐसे समझाती हूँ, आप बीमार पड़ते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको दवाइयाँ लिखती है, तो दवा खाने का एक तरीका होता है कि आपको सुबह शाम लेना है या सुबह शाम दोपहर लेना है या प्रत्येक दिन में एक बार लेना है। तो उसका एक खुराक निर्धारित होता है जो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं, आप उसी तरह से खाते हैं। तो ये जो अतिरिक्त पोषण जो महिलाओं के लिए बनाया गया है, तो उसका एक लिमिटेशन है, उसे भी पौष्टिक आहार के रूप में कि ये जो हम भोजन करते हैं उसके बाद जो मुझे अतिरिक्त पोषण की आवश्यकता होती है, हम उसे जो मैडम बता रही थी कि उसमें चम्मच भी होता है, तो उस चम्मच से जो खाने का तरीका है उसी से खाएं। क्योंकि जो गर्भवती महिला होती है, जो धात्री महिला होती है, उसका शरीर काफ़ी कमज़ोर होता है उस समय, तो उसकी कमज़ोरी को दूर करने के लिए ये पैकेट दिया जाता है। तो उसे अगर महिलाएं सही ढंग से सही तरीके से खाएगी तो उसका निश्चित रूप से उसको लाभ मिलेगा। अभी जिस तरह से उन्होंने जो स्वास्थ्य विभाग से चलाया जा रहा है कुपोषण उपचार केंद्र, उसके बारे में भी विस्तार पूर्वक बताया। और चूंकि ये आंगनबाड़ी में ही क्लियर होता है कि कौन बच्चे कुपोषित है और कौन बच्चे स्वस्थ है, और आंगनबाड़ी से ही चिन्हित करके उसे कुपोषण उपचार केंद्र में रेफर किया जाता है। लेकिन अभी ये भी प्रॉब्लम आ रहा है कि जो बच्चे अति कुपोषित होते हैं उसे कुपोषण उपचार केंद्र में उसका उपचार अगर सही से होगा, उसका सही देख रेख होगा, तभी वो बच्चा स्वस्थ हो सकता है। तो इसमें आप लोगों की अहम भूमिका होती है कि आप अपने गांव के वैसे बच्चे जो अति कुपोषित है, उस जिसका चिन्ह कर लिया गया है कि हाँ ये कुपोषित है, तो उसे कुपोषण उपचार केंद्र में भेजवाने में आप लोग अपनी मदद करें। अपने पंचायत में लोगों को जागरूक करें कि अगर आपके बच्चे वहाँ जाएंगे तो आपके बच्चे वहाँ से स्वस्थ होकर आएंगे। क्योंकि कुपोषण उपचार केंद्र में दवा, खाना और जो उसके साथ जो उनकी माँ रहती है उनको भी अलग से 130 रुपया देने का प्रावधान है। अभी आप लोगों को डीएससी मैडम के तरफ से भी बताया गया कि जो आपके जो पंचायत में जो सरकारी विद्यालय जो 8वां क्लास तक के बच्चे होते हैं, वहाँ पे प्रधानमंत्री पोषण शक्ति योजना के तहत जो मिड डे मील जिसको बोलते हैं चलाया जाता है। आप लोगों को उसकी प्रति मिल गई होगी क्या मैडम? ये है प्रति मिल गया सबको? आप लोगों को मिल गई है उसकी प्रति मीनू की? तो उसमें पूरा डिटेल्स लिखा हुआ है कि किस दिन क्या मिलना है। जहाँ तक मुझे पता है कि उसमें 2 दिन, सप्ताह में 2 दिन, सोमवार और शुक्रवार को बच्चों को अंडा दिया जाना है। और वैसे बच्चे जो अंडा नहीं खाते हैं वैसे बच्चों को मौसमी फल दिया जाना है। लेकिन अगर सोमवार को देना है अंडा और सोमवार को स्कूल बंद है, तो क्या उस हफ्ते का जो सोमवार का अंडा बच्चों को मिलेगा या नहीं? मिलता है? मान लो स्कूल सोमवार को बंद है, मंगलवार को स्कूल खुला, तो क्या सोमवार वाला अंडा मंगलवार को मिलता है बच्चों को? नहीं मिलता है, लेकिन उसे देना है। अगर सोमवार या शुक्रवार को स्कूल की बंदी होती है तो जो भी नेक्स्ट डे स्कूल खुलता है वो अंडा उस बच्चे को मिलना चाहिए। जब आप लोग अपने पंचायत में जाते हैं और मिड डे मील की जांच करते हैं तो आप बच्चों से पूछिए कि आपको कल छुट्टी थी, आज स्कूल खुला है, तो आज मिड डे मील मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अब आप लोगों को पूरे विस्तार से करीब करीब सारी योजनाओं के बारे में बता दिया गया, क्योंकि हमारे चेयरमैन ने एक एक पॉइंट पे बात किया है। हमारा जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जो जो योजनाएं चल रही हैं, आंगनबाड़ी से 2 योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना और जो THR होता है जो गर्भवती धात्री महिला को और 0 से 6 साल के बच्चों को मिलता है, उसके बारे में विस्तार पूर्वक आप लोगों को पता चल गया।
मिड डे मील के द्वारा जो सरकारी विद्यालय जो 8वां क्लास तक के होते हैं उसमें जो मेन्यू के हिसाब से जो भोजन बच्चों को देना है उसकी जानकारी मिल गई। पीडीएस में अभी मैं तो शुरू में ही कह रही हूँ कि डीएसओ साहब ने बहुत ज़्यादा जानकारी दे दी, लेकिन मेन जो है खाद्य सुरक्षा अधिनियम में हम लोगों को देखना है, क्योंकि कार्ड, पीला कार्ड, लाल कार्ड, हरा कार्ड, डाकिया योजना, ये सब जो है इसमें हम लोगों को ये देखना है कि जो निर्धारित मात्रा है जिस कार्ड में, जिसमें 5 केजी अनाज मिलना है तो वो 5 केजी अनाज लोगों को मिल रहा है या नहीं, जिस कार्ड में 35 केजी अनाज मिलना है 35 केजी अनाज मिल रहा है कि नहीं, डाकिया योजना के तहत उनको घर तक राशन पहुंचा के देना है, सील बंद पैकेट में वो उसे मिल रहा है कि नहीं। हम तो योजनाओं के बारे में जान गए, लेकिन गड़बड़ियाँ कहाँ होती है? गड़बड़ियाँ वही होती है जहाँ लोग गड़बड़ियाँ करना चाहते हैं। जब कोई लाभुक जाता है अपने डीलर के पास और उससे राशन मांगता है तो अक्सर ये शिकायतें आती हैं हमारे आयोग में कि हमें ½ केजी कम राशन मिला, 1 केजी कम राशन मिला। तो कम मिलने का एक मुख्य कारण है कि डीलर उसे पर्ची नहीं देते हैं, क्योंकि अगर पर्ची देंगे तो उसमें जितना खाद्यान्न उसको मिलना है उसका मात्रा अंकित रहेगा, और जब मात्रा अंकित रहेगा तो लोगों को पता चल जाएगा कि हमको कितना राशन मिलना था और कितना मिल रहा है। अक्सर जो ई-पॉस मशीन होते हैं जिससे पर्ची निकलता है, तो उस पर्ची निकलने वाले पॉइंट पे तोड़ मरोड़ करके डीलर कागज को फंसा देते हैं ताकि पर्ची निकले ही नहीं। और कई बार ऐसा भी होता है कि पर्ची आज दे दिए, बोलते हैं 2 दिन के बाद और राशन लेने। लेकिन ये सुनिश्चित कराना है कि जब तक राशन नहीं मिलेगा हम लोग अंगूठा नहीं लगाएंगे, क्योंकि जब हम लोग अंगूठा लगाते हैं तो वहाँ पे शो हो जाता है कि हमने राशन ले लिया। तो ये आप लोगों को हर लाभुक को ताकीद करवाना है कि जब तक राशन नहीं लेंगे, पर्ची नहीं मिलेगा, हम लोग अंगूठा नहीं लगाएंगे। और अंगूठा लगाने के बाद हम लोग तुरंत पर्ची लेंगे और पर्ची से अपने खाद्यान्न का मिलान करेंगे। अब जितनी योजनाएं खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत चलाई जा रही है उसकी शिकायत जिला स्तर पे जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, जो आपके जिला के अपर समाहर्ता होते हैं, जिनको लोग एसी साहब कहते हैं, उनके पास अपने जिला की शिकायतें आप कर सकते हैं, चाहे वो आंगनबाड़ी से रिलेटेड हो, मिड डे मील से रिलेटेड हो, पीडीएस से हो, कुपोषण उपचार केंद्र से हो, जो जितनी भी योजनाएं हैं खाद्य सुरक्षा अधिनियम में उसकी सारी शिकायतें आप अपने एसी साहब जो अपर समाहर्ता होते हैं वो खाद्य सुरक्षा अधिनियम एक्ट के तहत जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी होते हैं। आप उनके पास शिकायत किए, आपकी वो सुनवाई किए और उस सुनवाई से आप संतुष्ट नहीं हुए या आपकी शिकायतों का निपटारा करने में वो विलंब कर रहे हैं, उस परिस्थिति में आप राज्य खाद्य आयोग के पास अपनी शिकायत कर सकते हैं। आपको जो किट राज्य खाद्य आयोग की तरफ से आज दी गई है उसमें आयोग का व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। आयोग में शिकायत करना काफ़ी आसान है, क्योंकि आपको उसके लिए कहीं नहीं जाना है, आपके पास मोबाइल है, आप मोबाइल में शिकायत लिखिए और प्रमाण के साथ आयोग के व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए। आयोग तुरंत त्वरित कार्रवाई उस पर करती है और आपकी शिकायत को दूर करने की भरपूर कोशिश करती है। अभी जब हम लोग फर्स्ट हाफ में जब सुनवाई कर रहे थे तो बहुत से ऐसे भी शिकायतें आई थी कि मैं 2 साल से एप्लीकेशन ऑनलाइन किया हूँ, मेरा नाम नहीं जुड़ रहा है, मेरा राशन कार्ड नहीं बन रहा है। तो ये शिकायतें आती हैं, इसमें जो पदाधिकारी हैं वो चाह करके भी कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब तक रिक्तियाँ नहीं होंगी तब तक नए लोगों का नाम नहीं जुड़ पाएगा। आप अपने पंचायत के मुखिया हैं, अब आप एक एक लोगों को, अपने पंचायत के लोगों को जानते हैं, पहचानते हैं, क्योंकि आपको सब पता है कि कौन हमारे पंचायत के सक्षम हैं
और कौन सक्षम नहीं है, कौन इस कैटेगरी में आते हैं और कौन नहीं आते हैं। आपको आयोग के द्वारा जो किट दिया गया है उसमें भी विस्तार पूर्वक जो पात्रता रखता है, जो इसका राशन कार्ड बनना चाहिए, पूरी लिखी हुई है पॉइंट बाय पॉइंट कि कौन कौन लोग इसके अंतर्गत आते हैं। तो आप अपने पंचायत के लोगों का एक लिस्ट बनाइए और देखिए कि जो सुखी संपन्न लोग हैं वो राशन अगर आपके पंचायत के ले रहे हैं तो वो किसका हक मार रहे हैं, वो आपके ही पंचायत के किसी गरीब का हक मार रहे हैं। क्योंकि खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो समाज के अंतिम लाइन में खड़े हुए व्यक्ति हैं उनके लिए बनाई हुई योजनाएं हैं, तो उनका हक नहीं मारना चाहिए। इसलिए आप सुखी संपन्न लोगों का एक लिस्ट बनाइए और उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि आप तो सुखी संपन्न हैं, आपके पास रोजगार के साधन हैं, इसलिए आप स्वेच्छा से अपना नाम डिलीट करवा दीजिए, ताकि आपका नाम डिलीट होगा तो रिक्तियां होंगी, और जब रिक्तियां होंगी तो वैसे ज़रूरतमंद जिसके पास किसी कारण से राशन कार्ड नहीं बना है या किसी का नाम नहीं जुड़ रहा है तो वो नाम जुड़ जाए। अब जैसा कि अभी अध्यक्ष महोदय ने आप लोगों से कहा कि हम लोग मुखिया के साथ सीधा संवाद करना चाहते हैं और संवाद का ही कार्यक्रम हमारे पूरे झारखंड में चल रहा है। ये 18वां जिला है आपका जमशेदपुर, जहाँ पे हम लोग आयोग की टीम आई है। अब आप लोगों की अगर कोई शिकायत है खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत तो आप लिखित शिकायत अभी भी कर सकते हैं। हमारे ये है वहाँ पे स्टाफ, आप उनको दे सकते हैं। अगर अभी आप लिखित नहीं दे सकते हैं तो आयोग के नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। लेकिन आयोग आप लोगों से सुझाव मांग रहा है कि अगर इसकी व्यवस्था को हम लोग और कैसे सही कर सके, कैसे अच्छा कर सके, क्योंकि हम लोग भी झारखंड सरकार को अपना सुझाव देंगे। तो सुझाव आप लोग की तरफ से हम लोग लेना चाहते हैं कि इसे और कैसे बेहतर से बेहतर बनाया जाता है। अगर कोई सुझाव हो तो हाथ उठाइए और अपना सुझाव दीजिए। कोई अगर देना चाहते हैं तो। नहीं, अभी रुक जाइए। माइक सटा सुझाव बताइए ना, डर नहीं है। जोहार सभी को। जोहार के साथ साथ मैं पूरी झारखंडी जोहार सभी हमारे मुखिया साथी को, साथ में इस मंचासीन में सभी बैठे बुद्धिजीवी, मैं ज़्यादा इंट्रोडक्शन नहीं देंगे, सभी पहचान है। मैं यही कहना चाहूँगी कि झारखंड राज्य खाद्य आयोग के द्वारा जो मुखिया के साथ संवाद रूबरू हो रही है हमें भी खुश है कि पहले मैं शिक्षा से संबंधित मैं शुरुआत करना चाहूँगी कि शिक्षा बगैर कुछ नहीं। मैम, हम लोग जब भी अपना क्षेत्र में घूमते हैं, मैं उन लोगों का तारीफ भी नहीं कर रही हूँ और इंटरफेयर भी नहीं कर रही हूँ। जो हमने घूम के उन लोगों से रूबरू की या उनसे एसएमसी के बैठक में भी बैठ के उन लोगों के साथ प्रोग्राम में भी पार्टिसिपेट लिए हैं। हर 25 तारीख को एसएमसी बैठक होती है, बैठक भी बहुत अच्छी तरह से होती है। खासकर खान का पान जो भोजन जो होती है उन लोगों का सही है और उन लोगों की तरफ से कोई अभी तक आपत्तिजनक नहीं हुई है। लेकिन ज़्यादातर जो है कुछ स्कूल हमारे पंचायत में जो है आपसटानी जो है स्कूल टीचर्स जो है आपस में तालमेल नहीं के कारण मैं बहुत दुखी हूँ। मैम, इसको थोड़ा सा जोर दिया जाए ताकि हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं
शिक्षा लेने के लिए एक आशा और उम्मीद कर रहे हैं हमारे अभिभावक कि हमारे जो स्कूल में जो शिक्षा लेने जा रहे हैं, ना कि टीचर का लड़ाई झगड़ा। तो मैडम मैं आपको रोकना चाहूँगी जी, क्योंकि ये टीचर की लड़ाई है, उन लोगों का आपस का झगड़ा है, तो ये आप दूसरे मंच पे रख सकते हैं। अभी हम लोग खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जो सुझाव आप देना चाहती हैं, आप अपना सुझाव दीजिए। इसको हम और कैसे बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। खाद्य सुरक्षा तो यही देना चाहूँगी, और अगर कुछ शिकायतें हैं तो आप लिखित दे दीजिए। मैम शिकायत है। शिकायत है तो वहाँ मेरे स्टाफ है, उनको आप दे दीजिए। ओके मैम, ठीक, लिखित दे दीजिए। और कुछ कोई लोग अगर कुछ सुझाव देना चाहते हैं, माइक दीजिए इनको। पंचायत का नाम सभी को जोहार। मेरा नाम अभिषेक सरदार है और मैं पोटका प्रखंड के सानग्राम पंचायत से हूँ। मेरा सुझाव ये है कि अभी हम लोग खाद्य सुरक्षा के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसमें जो लोगों को मतलब झारखंड सरकार के द्वारा दिया जाता है हरा कार्ड का, ठीक है, मैं चाहूँगा कि उसी तरह से अगर आप पीएच को भी और एएवाई को भी देंगे तो शायद ही हमको लग रहा है कि बहुत हद तक समाधान हो सकता है। वो जो पैकेट में जो 5-5 जी केजी मैडम, का जी, मिल जी, रहा है, ठीक है, तो क्योंकि उसी तरह का मतलब पैकेट 35 केजी का और 5-5 केजी का जो पीएच कार्ड 5-5 में केजी का अगर पैकिंग हो मिल रहा जाएगा है। तो एकदम समाधान मेरा हिसाब से बहुत हद ये तक समाधान सुझाव हो हम सकता है। लोगों के पास पहले भी आ चुकी है, हम लोग सरकार को लिखेंगे, हम इसको भी नोट कर लेते हैं। क्योंकि हम लोग देखे हैं कि ग्रीन कार्ड में कोई मतलब इस तरह का गड़बड़ी नहीं हुआ, पर जो नहीं, पीएच आपका है सुझाव बहुत अच्छा है, लेकिन ये उसमें सुझाव बार-बार होते पहले भी रहता है। आई है, मैं फिर भी आपके सुझाव को नोट कर लेती हूँ। ठीक, थैंक यू मैडम। जोहार मैडम, मैं पलटन मुर्मू हितकू पंचायत के मुखिया हूँ। मेरा एक सुझाव है मैडम कि जो राशन दुकानदार से जो राशन मिलता है उसका एक कोई तिथि निर्धारित नहीं होती है, और कभी भी जो लाभुक जाते हैं वहाँ कभी कभी 10 तारीख के बाद 15 तारीख के बाद वैसे राशन मिलता है। तो हम चाहते हैं कि एक तिथि निर्धारित हो, उस दुकान में कम से कम महीना में 5 तारीख को सामान आए, ताकि लाभुकों को पता चले कि 5 तारीख तक सभी दुकान में राशन आती है, उसके बाद उनको वितरण किया जाए। डीएसओ ये साहब, व्यवस्था होना इसमें चाहिए। आप जवाब दीजिए। डीएसओ साहब, आप जवाब दीजिए। माइक एक्स्ट्रा नहीं है। रिपीट करेंगे थोड़ा एक बार प्लीज़। सर मेरा सवाल ये है कि जब राशन दुकान में जो लाभुक जाते हैं राशन लेने, तो वहाँ राशन दुकान में कभी कभी 5 तारीख, कभी 10 तारीख, कभी 15 तारीख, इसी तरह से राशन वहाँ आती है। एक तिथि उसका निर्धारित नहीं होता है, जिसके कारण लाभुक जो है उनको सही तरह से जानकारी नहीं मिलती है कि मुझे राशन कब उठाना देखिए पड़ेगा। क्या है कि जैसे मान लीजिए अगस्त का राशन वितरण होना है, ठीक है, तो अगस्त का राशन वितरण 4 तारीख तक, 1 तारीख से 4 अगस्त तक पोर्टल बंद रहता है। अगस्त का राशन उठाओ यानी राशन दुकान तक जो राशन है वो 31 जुलाई तक चला जाता है। 1 से 4 तारीख तक पोर्टल अपडेट होने के लिए पोर्टल बंद रहता है। 5 तारीख से राशन वितरण होना शुरू हो जाता है, और वो यदि वितरण प्रतिशत कम रहता है फिर झारखंड सरकार के द्वारा टाइम दिया जाता है एक्स्ट्रा। जैसे अभी आपको पता होना चाहिए अगस्त का राशन वितरण की समयावधि बढ़ा करके 30 सितंबर तक कर दिया गया है, यानी 30 सितंबर तक कोई भी लाभुक जा करके अगस्त माह का राशन ले सकते हैं, ठीक है। हर माह ऐसा होता है, यदि वितरण प्रतिशत हम लोग चेक करते हैं, विभाग को लिखते हैं कि वितरण कम हुआ है, फिर से 10 दिन डेट बढ़ाता है। ये आपको भी पता होगा, सारे डीलर को पता है, वो वितरण की तिथि बढ़ाई जाती है। सर अगस्त का राशन 31 अगस्त तक बढ़ जाना चाहिए, बट क्या हुआ आपको भी पता है, अगस्त और सितंबर के खाद्यान्न उठाव में थोड़ा विलंब हुआ, कुछ कटौतियां भी की गई, जिसके चलते विभाग ने निर्णय लिया है कि अगस्त का राशन जो है 30 सितंबर तक बांटा जाएगा। नहीं, 8 बजे से 2 बजे तक वो पीडीएस रहता है। दुकान मैं सभी मुखिया जी को पता होना चाहिए कि 8 बजे से 2 बजे तक राशन दुकान खुला रखना है,
अगर नहीं खुला रखा है तो आप शिकायत करिए। आप सतर्कता समिति के अध्यक्ष हैं, खुद डीलर को बुलाइए, उनकी समस्या का समाधान करिए। सोमवार को ग्रामीण क्षेत्र में मंडे को एक दिन बंद रहता है। झारखंड कंट्रोल ऑर्डर के तहत एक दिन सोमवार को राशन दुकान बंद रहती है और शहरी क्षेत्र में मंगलवार को। बाकी 8 बजे से लेकर के 2 बजे तक राशन दुकानें खुली रहेंगी। अगर दुकानदार नहीं खोलता है, उसे वितरण करे या न करे, राशन दुकान उसको खुला रखना। जैसे बीडीओ साहब का ऑफिस, वहाँ कोई लाभुक जाए या ना जाए, हमेशा खुला रहता है 10 बजे से 5 बजे तक। उसी तरह से राशन दुकानदार का ऑफिस भी, कार्यालय में थी, उसकी दुकान भी 8 बजे से 2 बजे तक खुली रहेगी। और कोई सुझाव किसी का? सभी को जोहार। मैं पोटका प्रखंड से ग्वालगढ़ा पंचायत की मुखिया हूँ और मेरे पंचायत में 350 सबर लोग रहते हैं। जहाँ सबर नगर है वहाँ जो घर घर जो राशन पहुँचाया जाता है, वो मेरा क्या करता है कि जहाँ सबर नगर है वही मेन जगह राशन लेकर के, हो सकता है कि नीचे का सबर लोग, हो सकता है कि ऊपर नहीं आ पाते हैं कि कोई कारणवश से, तो उस महीने का राशन लोगों का छूट जाता है। तो मैं चाहती हूँ कि ये जो योजना जो चला रहे हैं कि इसको घर घर पहुंचाना है सबर लोगों के लिए, तो जो नीचे के सबर लोग हैं, पहाड़ के जो नीचे रहते हैं, उन लोगों का भी घर तक पहुंचे। ये मेरा तो सुझाव। क्या घर घर नहीं पहुंचता है डाकिया योजना के तहत? क्योंकि ये तो बीडीओ ही रहते हैं अभिकर्ता के रूप। देखिए ऐसा है, पीवीटीजी जो आदिम जनजाति परिवार है, उनके घर तक सरकार की जिम्मेवारी है राशन पहुंचाने की। 35 किलो का पैकेट, वो उसके डीलर जो है एमओ ही होते हैं। बाकी लोग जो भी हैं अदर देन पीवीटीजी, अदर देन आदिम जनजाति, उनको तो राशन दुकानदार के घर में ही जाके राशन लेना होगा। उनके घर तक पहुंचाने की अभी सरकार की वैसी कोई योजना नहीं आई है। अगर भविष्य में आएगी तो हम लोग विचार करें। नहीं तो आप क्या आदिम जनजाति के लोगों के लिए बोल रही हैं? जी जी, आदिम जनजाति लोगों के लिए ही बोल रही हूँ। इससे तो मेरा 350 लोग हैं। अगर आपको ऐसा संज्ञान में है तो हमको जानकारी दीजिए, क्योंकि उनके दरवाजे तक राशन पहुंचाना है। इसीलिए तो सर वही मैं तो बोल रही हूँ कि जहाँ हम लोग का सबर नगर पहाड़ के ऊपर में है, ठीक है, सबर नगर है वो जगह पर हम लोग का सबर की संख्या ज़्यादा है, तो वो लोग वहाँ पहुँचाने जाते हैं। जो पहाड़ के नीचे जो कुछ सबर लोग रहते हैं, उन लोगों का राशन सही समय पे नहीं मिलता। बागबेड़ा की बात है? नहीं सर, ग्वालकाटा, पोटका ग्वालकाटा में। जी, इसको देख लीजिए साहब। चलिए इसको हम लोग दिखवाते हैं। ठीक है सर। ठीक सर। और एक बात सर, जैसे अभी हम लोग 11 से 15 के बीच में हम लोग मुखिया रहे, तो उस समय ये पीडीएस दुकानदार लोग क्या है कि हम लोग के स्टॉक में हम लोग स्टॉक चेक करते थे, उनमें हम लोग सिग्नेचर करते थे। अभी वो चीज़ हम लोग को क्यों नहीं कराया जा रहा है? अभी आप लोग जैसे बोले कि निरीक्षण में जाइए, लोग राशन कितना दे रहा है, समस्या का समाधान हो जाएगा। पंचायत स्तरीय निगरानी समिति बनी हुई है मैडम। आप सतर्कता समिति की बैठक बुलाइए, उसमें डीलर को भी बुलाइए, सारा हिसाब किताब लीजिए। आप बैठक नहीं बुलाती हैं, समस्या वही। ऐसी बात नहीं है सर। रजिस्टर में साइन कराना कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। आप मॉनिटरिंग करिए, डीलर को बुलाइए, कितना राशन उसके। जैसे वही तो सर मैं बोल रही हूँ, जैसे 11 से 15 के बीच में जब हम लोग मुखिया रहे, तो उस समय हम लोग जब भी हम लोग मीटिंग में बुलाते हैं या कुछ ऐसे प्रोग्राम करते हैं, लोग आती रहती है। अभी बोलते हैं कि नहीं, हम लोग का मुखिया से तो हम लोग का कोई संबंध ही नहीं है, इसीलिए कुछ ऐसा भी माने बात उठता है। डीलर झूठ बोलता है। आपको अधिकार है, जब भी उसके दरवाजे पे राशन जाता है आप मॉनिटरिंग करिए, कितना राशन उसके दरवाजे पे गया, आप वहाँ जरूर अपना नोट करिए। उसके बाद कितना वितरण हुआ, वितरण पंजी चेक कर सकती हैं आप। मासिक बैठक बुला लीजिए डीलर की, उसको चेक करिए। आपकी कमेटी बनी हुई है, आप निगरानी कमेटी के अध्यक्ष हैं, ये आपको पावर एक्ट ने दिया है जी, आप उसका पूरा लाभ ले सकती है। वही तो हम लोग जाते हैं ना, वही तो हम लोग बोलते हैं लोगों की। नहीं करता तो आप उसकी शिकायत कीजिए। जरूर करेंगे हम लोग। ठीक है। और किसी का कोई सुझाव है क्या? इधर माइक दे दीजिए। मैम, हम ICDS से कुछ सवाल करना चाहते हैं। ये जो आपने दिए हैं कि खाद्य सामग्री के लिए, बच्चों के लिए कि सूजी, चीनी, घी, ठीक है, वो सही रूप से उन लोगों को नहीं मिल पाती है। इसके एवज में हम उन लोगों से कंप्लेन भी करते हैं कि ऐसा काहे करते हैं। तो उनका है कि मैडम देखिए, आप लोगों का तो कहना जायज़ है, लेकिन 1-1.5 साल से हम लोगों को कुछ ना फंड मिली है और ना ही कुछ मतलब भत्ता वगैरह। तो हम लोग
कैसे मतलब सही रूप से ये सब आवंटन करेंगे? आप लिखित शिकायत दे दीजिए। आप आयोग के व्हाट्सएप पे जो आप बोल रही हैं ये शिकायत है, ये सुझाव नहीं है, ये शिकायत है। आप लिखित व्हाट्सएप कीजिए, फिर हम लोग देखते हैं। ठीक है, धन्यवाद। मैं इसाक बखला, प्रखंड मुसाबनी से, ग्राम पंचायत सुरदा का मुखिया। मेरे पास एक समस्या है। समस्या ये है कि बहुत से लाभुक ऐसे हैं जिनका बायोमेट्रिक्स जो है वो स्कैन नहीं होता और उनको राशन नहीं मिल पाता है। तो इसका क्या उपाय किया जाएगा कि उनको राशन मिले? उसका अपवाद पंजी है ना सर? देखिए, वैसे हैं, वैसे लाभुक जिनका अंगूठा नहीं लग रहा है, 1 मेंबर 2 मेंबर के राशन कार्डधारी हैं, 60 प्लस हैं, अगर अंगूठा नहीं लग रहा है उनका अपवाद के माध्यम से वितरण किए जाने का प्रावधान है। किंतु आपको वो डीलर को लिख करके देना होगा। डीलर फिर मुझे लिख के देता है और वो पोर्टल में फिर अपवाद के माध्यम से उसकी एंट्री होती है। तदोपरांत रजिस्टर में अंगूठा लगा करके उसका वितरण किए जाने का प्रावधान है। आप डीलर से पूछिएगा, उसको लिख के दीजिए, लेकिन डीलर सेटिस्फाई रहेगा, हमारे एमओ साहब संतुष्ट रहेंगे तभी होगा। यदि मान लीजिए यदि मान लीजिए एक कार्ड में अगर 5 व्यक्ति हैं, 4 व्यक्ति हैं, ऐसी बात तो होगी नहीं कि चारों का अंगूठा नहीं लगेगा। यदि चारों का भी नहीं लगता है तब उन्हें अपवाद पंजी से मिलेगा। नहीं सर, बताइए। बात ऐसी है ना कि बुजुर्ग महिला है और बाकी लोग बाहर काम मैं बता रहा हूँ, मैं बस वो 60 प्लस की जो महिलाएं हैं, सिंगल विडो वुमेन है या सिंगल फैमिली मेंबर हैं, 2 मेंबर ही हैं, दोनों बूढ़ा बूढ़ी हैं, उनका अगर अंगूठा नहीं लगता है उनको अपवाद पंजी के माध्यम से बाध्य है डीलर उसको राशन देने के लिए। देखिए, मकसद नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का मकसद ये नहीं है, मकसद है कि जेन्युइन आदमी तक लाभुकों को राशन पहुँचे। ये सब जो है ना चेक एंड बैलेंस करने के लिए है। ई-पॉस मशीन क्या है? लीकेज रोकने के लिए एक सिस्टम है। बिल्कुल, मुख्य मुख्य मकसद सरकार का यही है कि नीडी व्यक्ति तक राशन पहुँचे, है ना? प्रिंस जी इधर दीजिए, इधर माइक इधर दीजिए। सर, मुसावनी प्रखंड से पुलिस ब्लॉक पंचायत, मैं पुरमा बन रहा। और ये जो मशीन में जो अंगूठा लिया जा रहा है डीलर लोग, ये मशीन लिया जा रहा है अंगूठा में, और क्या कर रहा, चावल दे रहा बाद में। ऐसा है, मैंने शुरू दिन भी कहा था, 1-2 बार आप लोगों के साथ पूर्व में भी वार्तालाप हुआ था कि जिस दिन अंगूठा लगाता है, जिस समय अंगूठा लगाता है उसी समय राशन लीजिए। नहीं, वो तो सही बात है। कभी मैं बता रहा हूँ, कभी कभी समस्या ये होती है, दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें, दूर दराज क्षेत्रों की, जहाँ नेटवर्क का इशू हो, वहाँ कॉन्फिडेंस में अगर डीलर आपसे लगवाता है, लेकिन आप राशन जरूर लीजिए। लेकिन जहाँ नेटवर्क इशू है वहाँ की बात मैं कर रहा हूँ। नहीं, अभी भी कम से कम मुखिया जी 20-40 जन का अंगूठा लिया हुआ है। इसको जनरलाइज नहीं किया जाता। मुखिया जी आप सुनिए, लिखित दीजिए। इतने देर से क्या बोला जा रहा है? यही बोला जा रहा है ना कि जब तक का राशन नहीं दे तब तक अंगूठा नहीं लगाना है और पर्ची लेना है। अगर नहीं करता तो आप उसकी शिकायत कीजिए। अगर डीलर ऐसा किया है आप शिकायत करिए। नहीं, अगर वो लोग डायरेक्ट बोलता है कि अगर अंगूठा आप नहीं लीजिएगा तो आपका अगले महीने का चावल आपको नहीं मिलेगा, सीधा आपका काट जाएगा चावल। आप लिखित शिकायत कीजिए, आप लिखित शिकायत कीजिए अगर डीलर ऐसा बोलता है तो। अभी एक ही सुझाव यहाँ से आया है जो हरा कार्ड के तर्ज पे बाकी जो कार्ड है उसका भी राशन दिया जाए। बाकी तो सारे लोग शिकायत ही कर रहे हैं। अगर सुझाव है किसी के पास तब आप अपनी बात रख सकते हैं, और अगर शिकायत है तो आप लिखित दे दीजिए, या तो आप आयोग के व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। ठीक है। इधर दीजिए माइक, इस साइड। सभी को जोहर, चाकुलिया प्रखंड से मुखिया हूँ। जितने सारे योजना है मुखिया लोग बड़ी सक्रियता के साथ सबको इम्प्लीमेंट करने का प्रयास कर रहा है।
मेरा विभाग से यही अनुरोध रहेगा, स्कूल का मिड डे मील का राशन, आंगनबाड़ी सेंटर का पोषाहार का राशि, चावल जो है सही समय पर देने का सुनिश्चित किया जाए। इसमें जो मैंने डेली का महीना का जो है वो ठीक ढंग से उन लोग कर पाते हैं, और समय पर राशन और पोषाहार का राशि नहीं के चलते ऐसे गांव देहात में बहुत सारे सेविका दीदी लोग हैं जो कि 6 महीना खींचना, वो पोषाहार बांटना, चावल दे के उसको मैंने बच्चों को खिलाना पिलाना बड़ी दिक्कत हो जाता है। ये शिकायत सिर्फ आपके जिले से नहीं है, ये करीब करीब हम लोग जहाँ भी जा रहे हैं इस तरह की शिकायतें आ रही हैं। उनको समय पर आवंटन नहीं मिलने से उन लोगों को उधार लेकर बच्चों को खिलाना पड़ रहा है, जिससे काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। हम लोग विभाग को इस बारे में लिखेंगे। थैंक यू मैडम। और एक बात है, सेविका दीदी लोग अभी हड़ताल में है, लेकिन पंचायत सचिवालय को कोई सूचित नहीं है, जिसके चलते जो भी वहाँ लाभुक है और जो उसका माता पिता है वही शिकायत करता है कि आंगनबाड़ी सेंटर में बच्चों को अभी पोषाहार क्यों नहीं मिल रहा है। तो इसमें विभाग से जानना चाहता हूं कि क्या विकल्प है। नहीं, पोषाहार तो किसी भी परिस्थिति में बंद नहीं करना। क्या डीएसडब्ल्यू मैडम? वो तो चल रहा है मैडम, आज तो हड़ताल में है ये लोग, और उसमें पंचायत कार्यालय को कोई सूचना नहीं है मुखिया लोगों को, जिससे लाभुक वंचित हो जा रहा है पोषाहार से छोटा छोटा बच्चा लोग। उसका अल्टरनेट क्या उपाय होगा मैडम, आपसे अनुरोध है मेरा। थैंक यू मैडम। हम जैसा कि आप बता रहे हैं वो था कि मानदेय भुगतान सरकार जो है 2 तरह से मानदेय देती है, एक केंद्रांश देती है, एक राज्य का अंश होता है। तो राज्य का जो अंश है वो उनको प्रत्येक माह मिल जा रहा है 7 तारीख तक, लेकिन जो केंद्र सरकार का पैसा है वो राशि नहीं मिल पाया है, जिसकी वजह से उनको भुगतान नहीं हो पाया है। तो अब जो है राशि आज मिल गई है और मेरी सेविकाओं से वार्ता भी हुई है और सभी लोग स्ट्राइक तोड़ दिए हैं 13 तारीख से और कुछ लोग आज से। तो अब जो है केंद्र नियमित रूप से चलेगा और पोषाहार की राशि भी जून तक भुगतान कर दिया गया है सभी को, और जुलाई भी जल्द ही भुगतान कर दिया जाएगा। तो ये जो भी समस्या थी, चूंकि हम लोगों को केंद्र सरकार से आवंटन प्राप्त नहीं हो पा रहा था, राशि प्राप्त नहीं हो पा रही थी, इसकी वजह से थोड़ा विलंब हुआ था। अब धीरे धीरे उसको प्रोसेस कर लिया गया। मैडम, पंचायत को तो सूचना देना वाजिब था उन लोगों को, जैसे कि पंचायत सचिवालय को ही नहीं मालूम है लोग हड़ताल में है कि किसमें क्या है। डायरेक्ट आपका जिला पंचायत सचिवालय को यहाँ से हम लोग कैसे सूचना देंगे? सेविका लोग तो सूचना दे सकते हैं, हम हड़ताल में है। सेविका को आपको देना चाहिए कि भाई हम लोग ठीक है, आगे कभी अगर इस तरह का परिस्थिति आता पूछती है हम लोग को क्या जवाब देंगे कि आंगनबाड़ी सेंटर में क्यों नहीं मिल रहा, हम लोग के पास कोई जवाब नहीं है इसका। तो ये तो आप सेविकाओं से भी बोल सकते हैं, लेकिन हम लोग इसको इंश्योर करेंगे कि अगर इस तरह का कुछ होता है तो आपको वो सूचना दे। बस अब 2 सवाल इधर से, क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो रहा है और अभी तक कोई सुझाव नहीं आ रहा, सब शिकायत ही कर रहे हैं। और बार बार मैं मंच से बोल रही हूँ कि शिकायत हो तो लिखित दीजिए और सुझाव हो तो बताइए। दो सवाल बस, उससे ज़्यादा नहीं। सभी को जोहार। मैम, मेरा यही सुझाव है मैम, बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग महिला हैं एकल परिवार के जिनका राशन स्टोर बहुत दूर में है, तो हम लोग चाहेंगे कि उसको निकटवर्ती राशन स्टोर से नाम जोड़ दिया जाए ताकि उनको राशन लेने में सुविधा हो। पूरे देश में 1 नेशन 1 राशन लागू है, तो उसके तहत वो तो किसी भी जो नज़दीक के दुकानदार हैं, जो पीडीएस दुकानदार, वहाँ से वो अपना राशन ले सकती है। मैम, देता नहीं है, जिस राशन दुकान में उनका नाम है उन्हें वहाँ से ही उपलब्ध कराया जाता है, इसलिए क्या डीएसओ साहब 1 नेशन 1 ऐसा है, कोई भी लाभुक किसी भी दुकान से राशन ले सकता है। कभी कभी प्रॉब्लम होता है कि उस डीलर को जिसने 1 नेशन 1 राशन के तहत राशन वितरण किया है उसको आवंटन मिलने में कठिनाई होती है, जिसके चलते वो इनकार कर देता है। उसको 4 महीना 5 महीने तक राशन का आवंटन होता नहीं है, जिसके चलते वो इनकार कर देता है। मेरी आपको सलाह होगी, आप एक डीलर चेंज का प्रस्ताव दे दीजिए, हम लोग जिस डीलर के यहाँ वो लेना चाहता है उसी डीलर में उसको टैग कर देंगे। थैंक यू सर। ठीक है। सभी को जोहार।
मैं उत्तर पूर्वी बागबेड़ा जमशेदपुर प्रखंड की मुखिया। हमारे पंचायत में राशन दुकान है 5 जो मुस्लिम समुदाय से आते हैं। उन लोगों का शुक्रवार को भी बंद रहता है और मंगलवार को भी। तो मेरा एक सुझाव है कि हमारे पंचायत में जो ग्रामीण है वो काम छुट्टी करके राशन लाने जाते हैं, देखते राशन दुकान बंद है और लोग जस्ट दुकान के सामने हमारा घर है, जो हमारा पब्लिक हमारे घर पे आके बैठ जाते हैं, बोलते हैं बताइए मंगलवार को छुट्टी रहता है या शुक्रवार को रहता है। तो मैं आपसे यही सुझाव मांगती हूँ कि मंगलवार का दिन एक दिन बंद रखे और शुक्रवार का दिन या तो शुक्रवार को बंद रखे और मंगलवार को खुला रहे। इसको देख लीजिए डीएसओ साहब। मैंने पहले भी कहा था कि सोमवार को ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में मंगलवार को राशन की दुकानें बंद रहती है, ठीक है। अब ये आप पे डिपेंड करता है, आप सतर्कता समिति के अध्यक्ष हैं पंचायत में। झारखंड कंट्रोल ऑर्डर ये कहता है कि ग्रामीण क्षेत्र में सोमवार को दुकानें बंद रहेंगी। अब आप अगर लाभुकों की सुविधा के लिए किसी और दिन बंद करना चाहते हैं तो आप एक सतर्कता समिति से प्रस्ताव पारित कर लीजिए, उसी दिन बंद रखिए दुकान। जो जिस मेनली पर्पस ये है कि लाभुकों तक राशन पहुँचे। अगर जिस किसी दिन आप बोल रहे हैं उस दिन लाभुक राशन लेने में मतलब कि असमर्थता व्यक्त करते हैं सर, तो मंगलवार को भी बंद रहता है, शुक्रवार को भी बंद रहता है, एक दिन कम से 2 कम दिन खुला तो रहना बंद चाहिए। एक ही दिन बंद रखना है उसको जी। सिर्फ मंगलवार को ही बंद रखेगा, शुक्रवार को बंद रखने की नहीं है। शुक्रवार को ही बंद रहता है। नहीं तो फिर आप मैं दिखवाता हूँ कौन सा 5 दिन बागबेड़ा में। जी, बागबेड़ा शाखा मैदान के सामने सर। और एक हमारी एक महिला है जो बुजुर्ग महिला, उनका राशन कार्ड बना है पोटका में। वो अकेले रहती है, दोनों बूढ़ा बूढ़ी, और उनका राशन 5 किलो 10 किलो के लिए वो जाती है पोटका। और मैं कितने बार प्रयास की हूँ कि उसका राशन कार्ड यहाँ ट्रांसफर हो जाए, लेकिन नहीं हो पाया। मैडम को बताया था कि आप एक डीलर चेंज के लिए अप्लाई कर दीजिए ऑनलाइन, उसका डीलर चेंज कर देंगे। जहां आप लेना चाहते हैं वहीं उसको शिफ्ट कर दिया जाएगा। आप उसमें डीलर मेंशन कर दीजिएगा, उनके घर से नियरेस्ट डीलर जो होगा वहां पे आप मेंशन करिएगा, वहीं उसकी टैगिंग हो जाएगी। ठीक है सर, धन्यवाद। लेकिन आधार कार्ड उसके साथ जरूर टैग करिएगा, सो दैट कि हमको पता चल सके कि उसी लाभुक ने अप्लाई किया है। होता क्या है कि डीलर की बदमाशी रहती है, सारे लाभुक को अपने पास खींचने के लिए और जैसे तैसे अप्लाई करवा देते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है सर, धन्यवाद। बस एक क्वेश्चन रहेगा, उसके बाद हम लोग यहाँ से। मैं सुनील किस्कू, मध्य घाघेड़ी ग्राम पंचायत जमशेदपुर प्रखंड से। अच्छा, मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा कि मेरे पंचायत में एक मिडिल स्कूल है और उसमें जो मिड डे मील मिलता है बुधवार के दिन, उस दिन का भोजन ज़्यादातर बच्चे पसंद नहीं करते हैं, जिस कारण वे खाना बर्बाद हो जाते हैं। तो मैडम से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप इसको थोड़ा देख लीजिएगा। बुधवार के दिन जो वेज पुलाव का मिड डे मील रहता है उसको ज़्यादातर बच्चे पसंद नहीं करते हैं खाने में। और एक है आंगनबाड़ी से जो स्कूल पूर्व के लिए बच्चों लोग के लिए जो भी नाश्ता वो लोग तैयार करते हैं, तो उसमें सेविका लोग का कहना है कि हम लोग को जो पैसा लगाते हैं नाश्ता के लिए, जो हर महीना जितना भी होता है वह हम लोग को समय में नहीं मिल पाते हैं। और इसके अलावा जो गैस और चूल्हा मिला है, तो गैस रिफिल करने का भी हम लोग को पैसा नहीं मिलता है, जिस कारण कभी कल हम लोग घर से बना करके लाते हैं आंगनबाड़ी। तो इसमें हम लोग सामूहिक रूप से प्रयास करेंगे तो जरूर कोई ना कोई हल निकलेगा। और एक मातृ वंदना योजना, इसमें सेविकाओं ने बताया कि ज़्यादातर महिलाएं राशन कार्ड या आयुष्मान कार्ड या जॉब कार्ड नहीं होने से उसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं। पहले था ऑफलाइन मोड, उसमें ये शायद कंपलसरी नहीं थी, लेकिन अभी ऑनलाइन हो गई, तो जिसके कारण इनमें से किसी एक को आपको भरना ही होगा। तो जिस कारण ज़्यादातर नहीं, मिनिमम वंचित हो रही है। तो आप जो भी बोल रहे हैं आप उसे लिखित दे दें। अच्छा। उस पर जो जिस विभाग से उसका है, मैडम लोग सुन रही है, उस पर कार्रवाई करने की, लेकिन आप लिखित दीजिए कि हाँ हमारे पंचायत में ऐसी ऐसी समस्याएं हैं। बाकी अब हम लोग अपना एक क्वेश्चन,
पीडीएस आप सुनिए ना, 1 मिनट। आपकी सारी शिकायतें हैं, कुछ सुझाव है नहीं। सुझाव तो आप अगर सुझाव है तो बोलिए, अगर शिकायतें हैं तो आप लिख करके दीजिए। आप अगर अभी लिख कर नहीं दे सकते हैं तो आप व्हाट्सएप कर दीजिए। सुझाव हम लोग मिल के करेंगे, आप मिल के बोलिए। करेंगे ना। हाँ, यही इसलिए हम तो लोग आप बात लोगों किए का थे। सुझाव मांगा जा रहा है। तो मतलब मेरी बात है, तो हो सकता है आपके तरफ से भी सुझाव आ सकता है, मेरे तरफ से भी आ सकता है। जैसे पीडीएस का मामला है, उसमें हमारे क्षेत्र में जो है वो लोग दैनिक मजदूरी वाले हैं। मतलब जब भी उनका राशन लेने के लिए जाते हैं तो ज़्यादातर वे लोग छुट्टी करके जाते हैं, नहीं तो फुर्सत में जाते हैं राशन लेने, लेकिन सर्वर डाउन रहता है। अगर हम लोग सर्वर वाला सिस्टम थोड़ा सुधारते हैं तो मुझे लगता है कि अभी डीएसओ साहब ने बहुत अच्छी तरह से बार बार ये बात कहा है कि सुबह 8 बजे से 2 बजे तक राशन दुकान खोलना है, और सप्ताह में 1 दिन शहरी क्षेत्र में सोमवार और ग्रामीण क्षेत्र में मंगलवार को बंद रहेगा। तो बाकी दिन तो खुला है, तो वो अपने सुविधा अनुसार कभी भी जाकर राशन ले सकता है। अगर वो जाता है समय से 8 बजे से 2 बजे के बीच, और अगर राशन दुकान नहीं खुला रहता है तो आप शिकायत कीजिए। नहीं, सर्वर का बात कर रहे हैं। मुखिया जी, ये भी बात रखिए कि कहीं कहीं डीलर लाभुकों को रात में भी राशन देता है। आप सहमत होंगे मेरी बात से, कोई कोई मुखिया जी लोग होंगे पड़ोस में, कहीं कहीं रात में भी बेचारा खोल करके देता है डीलर, समझ गए? तो ये बात भी रखिए आप। ठीक। जोहार मैडम। मैडम ध्यान दीजिए। अच्छा बताइए, आपका लास्ट है, बोलिए बोलने दीजिए। मुझे जानकारी चाहिए, कंप्लेन नहीं कर रही हूँ, हो सकता है ये सुझाव भी हो। जैसे मैं हल्दी पोखर पूर्वी पंचायत की मुखिया हूँ, तो मेरा पंचायत भवन जाहिर सा बात है हल्दी पोखर पूर्वी में ही होगी, जहाँ पर मेरा कार्यालय होगा, और उस कार्यालय के अनुसार मैं ग्रामीणों का हेल्प करूँगी जो भी कार्य होगा। तो क्या मेरा पंचायत भवन क्या अलग पंचायत में खुलेगा? माने बोलने का मतलब ये है कि जैसे मैं पूर्वी की मुखिया हूँ, हल्दी पोखर पूर्वी की, तो जाहिर सी बात है कि मेरा पंचायत भवन भी हल्दी पोखर पूर्वी में ही होगा। तो पीडीएस से जुड़ा माने मेरा ये सवाल है कि जैसे लाइसेंस होल्डर इस पंचायत का है, लेकिन उनका जो दुकान होता है अलग अलग पंचायतों में होता है, और माने जो सुदूर ग्रामीण है, कार्डधारी है, उन्हें काफ़ी किलोमीटर का दायरा तय करना पड़ता है। तो माने इसका समाधान क्या है, मैं वो जानना चाहती हूँ। देखिए, धन्यवाद। मैडम बैठिए। ऐसा है, कंट्रोल ऑर्डर कहता है कि राशन दुकान से लाभुक के घर की दूरी 2 किलोमीटर होनी चाहिए, ठीक है? मैक्सिमम दूरी 2 किलोमीटर होनी चाहिए। अब ऐसा है कि उस तरह का कोई जैसे होता है नहीं, लोकसभा विधानसभा का परिसीमन हुआ नहीं, तो उस हिसाब से परिसीमन हुआ नहीं है। लाभुक का जैसे जहाँ थी वहाँ टैग कर दी गई। अगर लाभुक को ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ती है, मैंने पहले ही बताया, आप ऑनलाइन अप्लाई करिए कि हमारे नज़दीक में ये डीलर है, उनके यहाँ राशन वो लेंगे, ठीक है? अब मैं माननीय सदस्य महोदया की अनुमति से सभा की कार्रवाई समाप्त करने की घोषणा करता हूं। जो भी मुखिया जी और आगंतुक हैं, आपके लिए भोजन की व्यवस्था है, कृपया भोजन करके ही जाएं। आप लोग काफ़ी समय से पेशेंस रखे हुए हैं, हमारा अनुरोध होगा जा कर के भोजन करिए। राइट साइड में लगी हुई है स्टॉल। धन्यवाद, आप लोग आए यहाँ पे, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य का भी बहुत बहुत हम लोग आभार व्यक्त करते हैं, उन्होंने आकर हम सबों को कृतार्थ किया। धन्यवाद।